जय हिंद एवरीवन। जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक शॉर्ट टर्म रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है। जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, मैं लिटरली तुमसे क्वेश्चन पुट अप करूंगा, तुम उसके आंसर्स देने की कोशिश करोगे। जब नहीं होगा तो उसके हम लोग कंक्लूजन बेस पे आएंगे और डायरेक्टली हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उनको नहीं करेंगे। याद करो, जब मैंने लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने तुमको ये बताया था कि यार लिविंग थिंग की कैटेगरी को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। कि अगर मुझे बताना है कि कोई चीज लिविंग है कि नहीं है, मतलब कि कोई चीज जीवित है कि नहीं है, तो उसके मैंने कुछ पैरामीटर बताए थे। बता सकते हो पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं? कार्निवोरस ये सब। नहीं। लाइफ प्रोसेस चैप्टर मैंने बोला था कि कोई चीज जिंदा है, जीवित है, तो वही उसके यार, वो मैंने कुछ। खाना खा रहा है। हाँ नहीं, खाना खा रहा भैया वो मतलब कि। फूड न्यूट्रिएंट्स है, इनटेक मतलब न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन। ले रहा है। नहीं, जो पहले एक को बोलने दो। न्यूट्रिएंट्स कार्तिक, पहले तुम बताओ मुझे। वो न्यूट्रिएंट्स इनटेक करता है भैया। न्यूट्रिएंट्स इनटेक करता है, चलो ठीक है। और बताओ, तुम बताओ अंश, तुम एक बताओ। भैया ब्रीथ कर पाता है, चल ब्रीथ कर पाता है। पाता है ना। तो जो मैंने इस तरीके से तुमको समझाया था कि यार वो ब्रीथ कर पाएगा, वो हमेशा मतलब क्या कहते हैं, मूव। डाइजेशन कर पाएगा, रेस्पिरेशन कर पाएगा, कंट्रोल एंड है ना। कोऑर्डिनेट। वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर पाएगा, ये सारी चीजें कर पाएगा। तो हम जब ये इन चीजों को देखते हैं तो ये मतलब ये एक आउटले होता है। लेकिन इस आउटले के अगर बेसिक चीज में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि यार जितनी भी तुम्हारी लिविंग है ना, जितनी भी चीजें जिंदा जिंदा है, उनमें कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या हो रहा होगा, मोमेंट हो रहा होगा, है ना। और मोमेंट ही डिसाइड करता है कि वो तुम्हारा जिंदा है। लेकिन हो सकता हो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो कि वो तुम्हारा ज्यादा मूव नहीं करता हो, बहुत मतलब धीमे धीमे मूव करता हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा लिविंग, जीवित की कंडीशन में आ जाता है। तो इस बेसिस पे जो हम लोग ज्यादातर मूवमेंट चेक करते हैं कि हाँ, उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ यार, ये इंसान जिंदा है कि नहीं है। तो हम उसमें क्या चेक करते थे? एक सेलुलर चेक करते थे ना, सेलुलर मूवमेंट की, एक सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो मतलब कि वो पर्टिकुलर चीज पूरी की पूरी क्या है, तुम्हारा मतलब कि लिविंग है। वरना वरना जो तुम्हारा वायरस होता है, अगर मान लो कि मैं वायरस को दिखाता हूँ, तो वायरस के जो अंदर का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एक्टिव नहीं होता है, और जब तक वो एक्टिव नहीं होता है तब तक उसको डेड डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा होस्ट सेल में आता है, मतलब किसी इंसानी के शरीर में आता है, तो इंसान के शरीर के अंदर में आने के बाद क्या होता है कि जो इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो वर्क करने लगता है। मतलब कि सेल के अंदर तुम्हारा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो फिर हम लोग उसको क्या बोल देते हैं कि अब वायरस कैसा हो गया, तुम्हारा लिविंग हो गया, मतलब कि जिंदा हो गया। तो याद रख लो, जब भी मैं लाइफ प्रोसेस में अगर मैं कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा कि जिसके थ्रू मुझे ये बोलना होगा कि हाँ कोई चीज लाइव है कि नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे कि वो मूव करेगी, वो खाना खाएगी, वो दौड़ेगी, वो भागेगी, वो अपने शेप को चेंज करेगी, है ना। वो रेस्पिरेशन करेगी, वो एक्सक्रीट करेगी, वो तुम्हारा रिप्रोड्यूस करेगी, है ना। ये सारे तुम्हारे वो कैटेगराइज है, कैटेगरिया है जो तुमको बताएगी कि हाँ ये चीज तुम्हारी लिविंग है कि नहीं है। क्योंकि ज्यादातर अगर मैं बोलूँ प्लांट है, प्लांट तुम क्या बोलोगे, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? भैया लिविंग है। लिविंग है लिविंग। भैया। लिविंग लिविंग है, लिविंग। चलो वेरी गुड। तुमने क्या बोल दिया कि भैया प्लांट लिविंग है। तब तक लिविंग है जब तक उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा था। क्योंकि अगर मान लो कि मैं इस पेड़ को फोटोसिंथेसिस काट हो दूं, रहा था। है ना, अगर मान लो कि पेड़ को काट दूं और उसकी लकड़ी को ऐसे डाल दूं, तो मुझे तो, अगर मैं लकड़ियों को डाल दूंगा तो क्या अब वो जिंदा है लकड़ी? नहीं नहीं, डेड है। नहीं है ना। तो फिर हम नहीं। कैसे बोल सकते कि नहीं भैया, यहाँ जो पेड़ था, प्लांट था, वो तो जिंदा है, लेकिन यहाँ पेड़ जिंदा नहीं। तो फिर कैसे बोल सकते हो कि नहीं भैया, आपने तो हमको बताया था कि नहीं प्लांट आपका लिविंग होता है। तो तुम क्या बताओगे भैया, कोई भी ऐसी चीज जिसमें सेलुलर मूवमेंट हो रहा होगा, वो चीज आपकी मतलब क्या कहते हैं कि लिविंग की कंडीशन में डाली जाएगी, है ना। इसी वजह से जो आपका घर होता है जो लकड़ी से बना होता है वो नॉन लिविंग होता है। लेकिन एक पेड़ जो जिसमें आपका रेस्पिरेशन भी हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होता है, उसमें आपका एक्सक्रीशन भी हो रहा होता है, फ्रूटिंग भी हो रही होती है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा होता है, वो सारी की सारी चीजें तुम्हें क्या होती हैं, वो सब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से बोला जाता है कि हाँ भैया, वो आपका मतलब एक लिविंग है। जैसे इसका दौड़ना मूवमेंट आ रहा है, हमें मोमेंट, ये विजुअल मोमेंट है ना। ये मोमेंट है, ये कैसे विजुअल, ये विजुअल मोमेंट है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि ये इंसान जा रहा है, तो हमें नहीं मालूम है कि ये जिंदा है कि नहीं जिंदा। लेकिन अभी देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि मरा है, लेकिन क्या पता कोमा में हो। कोमा में इंसान क्या मरा हुआ होता है क्या? मरा तो थोड़ी नहीं होता, उसके तो सेल जिंदा है ना, सांस ले पा रहा है, ये सारी चीजें कर पा रहा है। तो कुछ मोमेंट है विजुअल मोमेंट होंगे, कुछ मोमेंट कैसे होंगे, नॉट विजुअल मोमेंट होंगे, ये है। तो अभी जैसे मान लो कि ये कौन सा पेड़ है, सनफ्लावर है, तो ये मूवमेंट कर रहा है ना। कैसे मूवमेंट कर रहा है कि तुम्हारा स्टिमुलस है, इसका सन की कौन सा स्टिमुलस है डायरेक्शन से। तुम्हारा, ये कौन सा लाइट तुम्हारा लाइट। ट्रॉपिज्म, फोटो तुम्हारा फोटो तुम्हारा कौन सा, हाँ, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म है। तो ये अब देखो, अब मजा आ रही है ना, जब स्टार्टिंग की क्लास में कभी मैंने तुमको नहीं बताया कि फोटोट्रॉपिज्म, लेकिन अब पढ़ते तो मजा आती है कि अब ये फोटोट्रॉपिज्म कर रहा है, मतलब मूवमेंट कर रहा है ये, है ना। सन की डायरेक्शन में इसकी स्टेम मूव कर रही है। लेकिन अगर मैं इसकी फ्लावर की बात करूंगा तो फ्लावर इसका नेस्टिक मूवमेंट हो रहा है, ये चीजें हैं, है ना। तो ये देखो मतलब क्या है, मतलब बताना चाह रहा है कि हाँ देखो ये मूवमेंट कर रहा है, मतलब एक कैटेगराइजेशन हो गया
कि जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एनिमल है ना, जो मतलब क्या कहते हैं कि मतलब मूव कर सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें कर सकती हैं, तो हमने उनके मूवमेंट के बेसिस पे बोल दिया कि हाँ तुम्हारा वो है, तुम्हारा बेसिकली क्या है, तुम्हारा एक लिविंग है, जैसे मोमिसा पोडिका वाला हो गया, है ना। और मोमिसा पोडिका कौन सा हो गया, तुम्हारा नेस्टिक मूवमेंट है। क्यों नेस्टिक मूवमेंट है? क्योंकि इसके पास क्या पाया जा रहा है, किसकी वजह से हो रहा है ये, क्योंकि इसके पास क्या है, पलविनी हाँ पल्विनी, पल पल्विनी की वजह से हो रहा है, तो ये चीज हो गया। लेकिन मूवमेंट कर रहा है तो हमको पता चल पा रहा है कि जिंदा है ना। लेकिन अगर मान लो कि मैं देख, जैसे मान लो कि पेड़ नहीं हिल रहा है, एकदम शांति से खड़ा है, लेकिन फिर भी जिंदा कैसे पता चला? कि भैया उसके अंदर का जो सेल है ना, उसके अंदर का जो सेल है वो जिंदा है। वरना एक पत्थर है वो मरा हुआ है, एक पेड़ है यहाँ भी मरा हुआ है, लेकिन यहाँ पत्थर को तो हम लोग डेड बोल देंगे, और उसको क्या बोल देंगे, पत्थर को, कि डेड है। लेकिन मतलब कि हाँ, घर लकड़ियां जो होती है वो जिंदा होती है, लेकिन नहीं, बाद में पता चलेगा नहीं, सारी चीज नहीं। जो तुम जिस जिस चीज के ऑब्जेक्ट की सेल में रेस्पिरेशन, मतलब सेल में रेस्पिरेशन हो रहा होगा, मतलब सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो रही होगी, बस केवल वही चीज तुम्हारी लिविंग कहलाएगी, है ना। तो वायरस है, वायरस पहले डेड है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई भी साइटोप्लाज्मिक वर्क नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही होस्ट सेल में आता है वैसे उसके पास होने लगता है, मतलब जैसे किसी की बॉडी में आएगा, तो इसी वजह से वो डेड भी होता है, वो भी चीज होता है। तो अगर कोई मूवमेंट के अलावा अगर और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है जिंदा लोग की, तो बताओगे कि वो मूव कर सकते हैं, खाना चाहिए, ग्रो कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, सेंसिटिव होते हैं, रेस्पिरेट करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, तुम्हारा रिप्रोड्यूस करेंगे, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो जल्दी से बस कुल 2 MCQ, चलो मुझे बताओ इसका आंसर, अंश। according to that type, what is the most important criteria to decide whether something is alive? भैया it ability to move. See, इट्स एबिलिटी टू मूव, चलो ठीक, वेरी गुड। अब ये मैंने तुमको बता दिया कि हाँ यार, अगर मेरे को कैटेगराइजेशन करना है, कोई मतलब लाइफ प्रोसेस समझना है, तो लाइफ प्रोसेस तो वही इंसान करेगा ना जो आपका जिंदा होगा। तो मैंने जिंदा की कैटेगरी सब समझ ली, मतलब कि लिविंग की कैटेगरी अच्छे से समझ ली। लेकिन मैंने बोला कि भैया एक्चुअली में लाइफ प्रोसेस होता क्या है, तो फिर तुमने बताया कि भैया लाइफ प्रोसेस बेसिकली आपका एक बेसिक प्रोसेस होता है लाइफ का, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को सस्टेन करते हो, मतलब आप आगे बढ़ाते हो। वो आपका न्यूट्रिशन होता है ना। क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि आप न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो आपके अंदर खाना नहीं आएगा, और जब आपके अंदर खाना नहीं आएगा तो फिर खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, तो अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर आप रेस्पिरेशन भी नहीं कर पाओगे, और जब आप रेस्पिरेशन नहीं कर पाओगे तो फिर आप उस जो एनर्जी बनी है वो आप एक जगह से दूसरी जगह आप उसको ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाओगे, ये चीजें। और जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे तो आप अपनी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, और जब आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करके कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते तो फिर आप रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन किस वजह से होता है कि आप अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को आगे ला सको, ये सारी चीजें कर सको, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लाइफ प्रोसेस बनाना है तो आपकी कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती हैं, हर एक लिविंग थिंग्स की वो होती हैं, जैसे उसका न्यूट्रिशन का लेना, रेस्पिरेशन लेना, ट्रांसपोर्ट लेना, कंट्रोल कोऑर्डिनेट करना, और तुम्हारा रिप्रोडक्शन करना। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लोग ये भी बोल देते हैं कि हाँ ये तुम्हारे लाइफ प्रोसेस का एक क्राइटेरिया हो सकता है कि वो चीज जिंदा है। लेकिन जिंदा के लिए हमने क्या बोले कि भैया सेलुलर मूवमेंट होता है। लेकिन एक बंदा एक अच्छी लाइफ प्रोसेस वही कर पाएगा जब उसकी इतनी बेसिक्स रिक्वायरमेंट वो कर रहा होगा। और अगर मान लो कि इतनी बेसिक्स रिक्वायरमेंट वो कर रहा है, न्यूट्रिशन भी इनटेक कर रहा है, रेस्पिरेशन भी अच्छे से कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है, कंट्रोल कोऑर्डिनेट भी कर रहा है, और रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या चीज है कि वो इंसान अच्छे से अपनी बेसिक लाइफ रिक्वायरमेंट को पूरा करके जब लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। क्या रह सकता है? तुम्हारे लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। और इस चीज को करने के लिए उसको एक रिक्वायरमेंट चाहिए, और वो रिक्वायरमेंट मतलब क्या है, उसको एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी? उसको फूड से मिलती थी, याद आ रहा है? कहाँ से मिलती थी? तो फूड से मिलती थी। तो फिर हमने देखा था कि भैया जो फूड होता है, फूड एक्चुअली में आपको एक एनर्जी प्रोवाइड कराता है ना। वो आपका खाना होता है, उसी में आपके सारे मतलब क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, है ना। तब फिर उसके बाद फिर हमने एक नया टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने न्यूट्रिशन से स्टार्ट कर दी थी कि ठीक है भैया अब हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, फिर आपका न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद फिर रेस्पिरेशन होने से पहले पहले डाइजेशन कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर जब ये चीजें हो जाएंगी तो फिर हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि एक्सक्रीशन वाला पूरा पार्ट इसको पढ़ देंगे। फिर आपका मतलब ये ट्रांसपोर्ट में हर्ट के बारे में पढ़ देंगे। फिर आपका नया चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन। फिर आपके अलग अलग चैप्टर में कैटेगराइजेशन किया था, ये है। तो चलो दिखाते हैं तुमको, है ना। इसको ऐसे डायरेक्ट ही हटाते हैं, ठीक है ये। ठीक, तो ये देखो, ये क्या है, ये लाइफ प्रोसेस का है ना। जैसे मान लो कि ये बच्चा है, ठीक, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है अपनी लाइफ का एक एज को बढ़ा रहा है। पहले 1 साल का था, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, पहले तो पैदल था, अब वो गाड़ी चला पा रहा है, ये सारी चीजें कर पा रहा है, बाइक चला पा रहा है ना। फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं कि अब और अच्छे से और हाइट बढ़ रही है, ये सारी चीजें हो रही। तो मतलब ये इसकी लाइफ की बेसिक प्रॉपर्टी ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसके पास कुछ कॉमन थिंग्स हैं जो उसको ये सारी चीजें करवा रही हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन लेना, रेस्पिरेशन करना, ट्रांसपोर्ट करना, एक्सक्रीशन करना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड करना।
ग्रोथ करना, मूवमेंट करना, है ना, रिप्रोड्यूस करना। तो ये बेसिक थिंग्स है। पर ये जब बेसिक थिंग किसी के साथ होती है तो हम बोलते हैं कि यार उसके लाइफ का प्रोसेस है। अगर ये लाइफ का प्रोसेस नहीं होता तो एक इंसान जिंदा भी नहीं होगा और एक इंसान तुम्हारा मरे मतलब मरेगा भी नहीं, और अगर मर गया तो फिर दोबारा जिंदा नहीं होगा। इसी वजह से ये सब तुम्हारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। लेकिन एक लाइफ प्रोसेस ऐसा हो पाए उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए भाई तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि न्यूट्रिशन, है ना। और न्यूट्रिशन तुमको कहाँ मिलेगा? एनर्जी वो मतलब कि एक तरीके से अगर करना है तो कहाँ से मिलेगा? एनर्जी से मिले। एनर्जी चाहिए, एनर्जी ही तुमको चाहिए जो लाइफ प्रोसेस को करा पाएगी, है ना। जो भी तुम्हारा बेसिकली मतलब मैं अगर बात करूँ तुम्हारा मतलब उसकी मतलब क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, डाइजेशन की, रेस्पिरेशन की, है ना। तो ये तभी होगा जब तुमको खाना मिलेगा, ये सब चीजें मिलेगा। तो यहाँ ऐसा खाने को बोला गया कि हाँ अगर मान लो कि हम कुछ काम, हमको लगता है कि अगर हम कुछ काम नहीं करें तो भी हमारा काम नहीं है, नहीं भाई, हमारा हार्ट तो काम कर रहा है, नॉन स्टॉप वर्क कर रहा है। जब हम सो रहे होते तब भी उसको एक एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, ये सब चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उसको फूड से मिलती है। तभी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? इंसान खाना खाता है, खाना खाता है, ये सब चीजें खाता है। लेकिन हमें मालूम है कि भैया जब भी कोई इंसान अगर खाना खाता है तो एक्चुअली में खाने को वो डायरेक्टली नहीं खाता। कि अगर मैं बोलूंगा कि तुम अगर एप्पल खा रहे हो तो तुम एप्पल को ही यूटिलाइज कर ले रहे हो, नहीं। एप्पल के अंदर तुम्हारे डाइजेस्टेड मतलब क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। अगर मैं एप्पल को अगर न्यूट्रिएंट्स एज अ न्यूट्रिशन बोलूंगा, अगर न्यूट्रिशन नहीं बोलना होगा तो मैं इसको फूड भी हो सकता हूँ। तो मैं इसके अंदर के क्या लेने की कोशिश करूंगा? इसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स लेने की न्यूट्रिएंट्स कोशिश करूंगा। तो वो न्यूट्रिएंट्स ही बेसिकली आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ना कि आपको फूड प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन तो एक केवल एक प्रोसेस होता है जिसमें आप फूड को इनटेक करते हो, अपने अंदर लेते हो, फिर उसको आप चबाते हो, ये सब चीजें करते हो। लेकिन चबाते ये सब चीजें क्यों करते हो? कि ताकि आप उस प्रोसेस के थ्रू फूड के आप न्यूट्रिएंट को ले पाओ और आप अपने लाइफ प्रोसेस को एक्टिवली एक्टिवेट कर पाओ। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ भैया आ भैया। गया। आ गया ना? चलो ठीक है, अभी दिखाते हैं ना। ये शॉर्ट रिवीजन है, ऐसे करोगे तो तुम लोग को चैप्टर याद आ रहा होगा कि भैया ने यार इस तरह से कुछ बताया था, है ना। तो हाँ जैसे ये हाँ देखो, हाँ भैया। ये तो अभी जैसे ये वाला ग्लूकॉन डी वाला एग्जांपल देखो ना, लेडी थक गई, इसको एनर्जी ताकत चाहिए, क्यों? इसका बेसिक प्रोसेस क्या? मूवमेंट है, इसमें मूवमेंट कर नहीं पा रही है तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी किसने के लिए ग्लूकॉन डी पिया, मतलब कि शुगर लिया, है ना। ये गन्ना खाती है, अगर कुछ भी खाती है तो भी उसको ताकत मिल जाती है। लेकिन गन्ने को मैं क्या बोलूंगा कि एक मतलब एक सॉलिड फूड है, डाइजेस्टेड फूड नहीं है। लेकिन जो यहाँ ग्लूकॉन डी है वो कैसा फूड है? एक तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड है, मतलब कि एक तुम्हारा मॉलिक्यूल हो रखा है, न्यूट्रिएंट्स हो रखा है। तो न्यूट्रिएंट डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब हो गए तभी उसको अचानक से ताकत तुरंत आ गई। अब जैसे ये वाला है तुम्हारा, ये कार्बोहाइड्रेट। क्या है? ये प्रोटीन का प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन मतलब क्या है? ये तुमको फूड नहीं दिया कि मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है तुम एक काम करो, चिकन मतलब क्या कहते हैं कि चिकन खाओ, चिकन में तुमको प्रोटीन मिलेगा। लेकिन वो सबसे पहले डाइजेस्ट होगा, अमीनो एसिड में होगा, ये सारी चीजें होंगी। चिकन के टाइम साथ तुमको लगेगा। फैट भी मिलेगा, ये सब में भी मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात कर देता हूँ कि जो तुमको इस तरीके से प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें डायरेक्टली तुमको मतलब न्यूट्रिएंट मिल रहा है। अब अगर तुमको डायरेक्टली न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो तुमको डायरेक्टली वो चीजें होंगी। तो याद रखो, हम लोग फूड को लेते हैं, तो जब हम लोग फूड को लेते हैं तो उसमें जब हम फूड लेते हैं एनर्जी सप्लाई करने के लिए, तो हम लोग उसमें ग्लूकोज को लेते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। लेकिन बाकी आपको मसल स्ट्रांग करनी, ये सब स्ट्रांग करना है तो फिर आप मतलब क्या लोगे? कार्बोहाइड्रेट लोगे, प्रोटीन। प्रोटीन लोगे, फैट्स लोगे, ये सारी चीजें लोगे। तो जब मैं ये सब चीजें लेने की बात करूं तो इसका मतलब क्या चीज है? कि भाई मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं उस फूड से ये न्यूट्रिएंट ले रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली में यही न्यूट्रिएंट है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना। कार्ब्स, फैट, शुगर, प्रोटीन, और ये अलग अलग फूड से मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है एक ऐसा फूड बताओ जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो तुम बोलोगे कि भैया उसमें मतलब क्या कहते हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन आपका उसमें पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है। मैं बोलूंगा नहीं, पनीर में तो पाया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? अगर मुझे खाना होगा तो मैं बोलूंगा पीनट को ले लो यार, पीनट 100 ग्राम में तुमको 26 मिलते हैं, ये चीजें। तो तुम उसकी सोयाबीन में तरफ तो जाओ। मिलता है। हाँ, सोया मीट में मिलता है। तो समझो अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए तो बॉडी को एनर्जी, इसका मतलब क्या चाहिए? बॉडी को एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? उसके न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में चाहिए। याद रख लेना, न्यूट्रिशन वर्ड तुम्हारे न्यूट्रिएंट से निकल आ रहा है और बॉडी को क्या चाहिए? ये न्यूट्रिएंट चाहिए, है ना। कि न्यूट्रिएंट्स। है ना, न्यूट्रिएंट्स की वजह उसको न्यूट्रिएंट चाहिए। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि बॉडी को टिश्यू को अगर रिग्रो करना है, ये सब करना है, तो उसको प्रोटीन की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो उसको मतलब क्या कहते हैं कि उसको शुगर की जरूरत है ना। तो इन सारी चीजों की जरूरत है। तो जो अब ये चीज उसको डायरेक्टली हवा में तो मिलता नहीं, तो खाना खा के खाता, पनीर खा के खाएगा, ये चीजें करेगा। तो पनीर एक सॉलिड फूड है और इस सॉलिड फूड के अंदर पाए जाने वाले ये सारे न्यूट्रिएंट्स है। और बॉडी को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एक्चुअली में पनीर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसके अंदर फैट, फाइबर, प्रोटीन, शुगर, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया समझ आ गया। आ गया, चलो ठीक, आ जाओ अब इसको जल्दी से पढ़ो, आर्यन पढ़ जल्दी। यस भैया।
What is described as a simple food, also known as simple sugar? भैया fat. फैट हो गया, You चलो ठीक, वेरी गुड। अब देखो मेरी बात सुनो। मैंने बोला ठीक है भैया, आपने मेरे को बता दिया कि न्यूट्रिशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप मतलब फूड को इनटेक करते हो, मतलब फूड को आप अपने अंदर खाते हो और वो फूड से आप मतलब क्या लेने की कोशिश करते हो, न्यूट्रिएंट लेने की कोशिश करते हो। तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन है क्या भैया, सारे लोगों का जो मतलब क्या तरीका है खाने का क्या सेम है? क्योंकि मैंने देखा भैया कि जिस तरीके से मैं खाता हूँ वैसे तो और जानवर तो नहीं खाते। तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ भाई बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि भैया पेड़ को भी तो खाने की जरूरत रहती है, क्योंकि अगर भैया वो भी लिविंग है, अगर वो भी जिंदा है, तो उसको भी एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि उसको भी अपनी लाइफ बेसिक प्रोसेस हो रखे हैं। तो भैया जैसे हम खाना खाते हैं, हमने हाथ से उठाया फल खाया, तो क्या भैया वो भी फल खाता है? मैंने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, हर जानवर के हिसाब से लोगों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। इस हिसाब से अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूंगा तो उसमें दो कैटेगरी आ जाती हैं। एक कैटेगरी आ जाती है जिसको मैं बोलता हूँ ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक्स का मतलब वो होता है कि ऐसे जानवर जो खुद से फूड बना सकते हैं, मतलब कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, उनको किसी भी लोगों की जरूरत नहीं खाना बनाने की, कि उनको खाना ला के देंगे वो खाना खाएंगे, मतलब कि उनके लिए मतलब वो बनाएंगे कि सेल्फ सफिशिएंट मतलब बना लेंगे, मतलब क्या चीज कि अगर उनको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है तो वो खुद से बना सकते हैं, अगर उनको प्रोटीन की जरूरत है तो वो खुद से बना सकते हैं, अगर उनको फैट की जरूरत है वो खुद से बना सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ऐसा ह्यूमन बींग मुझे अगर जरूरत है तो मैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट क्या खुद से बना सकता हूँ? नहीं। हम एक फॉर्म में लेते हैं, वो फॉर्म क्या हो सकता है? वो एप्पल हो सकता है, वो तुम्हारी रोटी हो सकती है, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं चपाती हो सकती है, सब्जी हो सकती है, पूड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हम उनसे लेने की कोशिश करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक वो जो खुद से खाना बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन ये सारे, तो हमने उनको ऑटोट्रॉपिक बोल दिया। और इसमें जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें मैंने एग्जांपल किसका दे दिया? प्लांट का दे दिया। किसका दे दिया? मैंने प्लांट का एग्जांपल दे दिया कि हाँ प्लांट तुम्हारे क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। और वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं मतलब कि वो खुद से खाना बना लेते हैं। तो फिर तुम बोलोगे कि भैया खुद से खाना कैसे बना लेते हैं? तो उसके पीछे एक प्रोसेस हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो photosynthesis. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना वो खुद से बना सकते हैं, वो सारी चीजें वो खुद से कर सकते हैं, ये चीजें। लेकिन हमें मालूम है कि भैया कुछ ऐसे भी प्लांट है, क्योंकि सारे प्लांट आपके ऑटोट्रॉपिक इन नेचर नहीं होते, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके हेटरोट्रॉपिक इन नेचर भी होते हैं, मतलब कि मतलब सॉरी, सारे प्लांट तो आपके फोटोसिंथेसिस करके खाना खुद से बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन प्लांट ही ऐसे नहीं है जो ऑटोट्रॉपिक करेंगे। ज्यादातर एनिमल आपके मतलब क्या कहते हैं कि खुद से खाना नहीं बनाते, वो एप्पल रोटी चपाती इन सब से ही मतलब क्या कहते हैं अपना खाना बन लेते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन ये सबको लेते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ एनिमल की बात करता हूँ कि नहीं भैया, कुछ एनिमल ऐसे भी है जो अपना खुद से भी मतलब क्या कहते हैं खाना बना लेते हैं, मतलब सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। तो उसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था तुम्हारे कुछ बैक्टीरियाज का, और वो बैक्टीरिया था जैसे तुम्हारा Green ग्रीन sulfur. सल्फर एल्गी। क्या हाँ, नाम है उसका? तुम्हारा green ग्रीन sulfur. सल्फर एल्गी, हेलो बैक्टीरिया, एफएएफ जिसका मैंने बताया था फिलामेंटेनियस एनो एंड ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स, ये चीज है ना, इनके बारे में मैंने बताया था। तो इस तरीके से हमने क्या डिवाइड कर दिया कि यार तुम्हारा ये ऑटोट्रॉपिक हो गए जो खुद से खाना बना सकते हैं, वो मतलब खुद से खाना मतलब कि वो खुद से कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन ये सब बना सकते हैं, और उनके लिए वो प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस कौन करता है? सबसे ज्यादा प्लांट करते हैं। चलो ठीक, फिर तुमने बोला क्या भैया कोई एनिमल भी करते हैं? तो मैंने बोला यार एनिमल में ना यार ज्यादातर कैटेगरी तो ऐसी नहीं कि जो खुद से खाना बना सकती है, बस कुछ ही है। जैसे मान लो कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, हेलो बैक्टीरिया और एफएएफ, ये सारी चीजें हो गई। तो फिर बोलोगे कि फिर भैया फिर एनिमल को किस कैटेगरी में डालेंगे? तो मैंने उसको क्या बोल दिया? हेटरोट्रॉपिक इन बोल दिया। Heterotropic. हेटरोट्रॉपिक का मतलब है कि यार वो खुद से खाना नहीं बनाएगा, उसको चाहिए सॉलिड फूड, है ना। सॉलिड फूड मतलब यही चीज कि मतलब उसको एक सॉलिड फूड चाहिए, एप्पल हो गया तुम्हारा, है ना, या जो भी तुम आसपास जो भी जो हम लोग खाते हैं वो एक सॉलिड फूड खाते हैं। तो उसी सॉलिड फूड के अंदर छुपा हुआ होता है कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन, ये सारी चीजें छुपी होती हैं। तो बेसिकली जब हम लोग खाना लेते हैं, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो न्यूट्रिएंट हमको कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है, और वो खाना हम खुद से नहीं बना रहे। तो हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे बोल सकते हैं कि यार जो खाना खुद से नहीं बना सकते हम उनको हेटरोटॉपिक बोलेंगे। और इस केस में सबसे ज्यादा क्या आते हैं? तुम्हारे मल्टी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन आते हैं, है ना, या फिर मल्टी कॉम्प्लेक्स तुम्हारे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये हो गया। तो मुझे बताओ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो मैंने अभी तुमको बताने की कोशिश की है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। इतना आ गया? अब देखो मुझे इतना ये चलो ठीक है, इतना भी समझ में आ गया, लेकिन तुमने क्या देखा भैया? सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू मतलब क्या कहते हैं अपने न्यूट्रिशन को ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं, फैट बना लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, है ना। वो अपना ग्लूकोज भी बना लेते हैं, सब कर लेते हैं। लेकिन भैया क्या कहते हैं, जैसे हम लोग अपना फूड लेते हैं
मान लीजिए कि जो एनिमल जो फूड लेता है, जो मतलब क्या कहते हैं हेटरोट्रॉपिक वाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, तो क्या सारे जो मतलब क्या कहते हैं जो फिर तो उनका अलग अलग तरीका होना चाहिए खाना खाने का। तो मैं बोलूंगा कि हाँ उनका भी अलग तरीका है। मतलब कि मैंने हेटरोट्रॉपिक्स में भी कैटेगराइजेशन डाल दी। और हेटरोट्रॉपिक्स में कैटेगराइजेशन कैसे डाल दी कि हेटरोट्रॉपिक में कुछ ऑर्गेनिजम्स को मैं बोल दूंगा सैप्रोफाइट्स, मतलब समझे कि तुम्हारे हेटरोट्रॉपिक में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सैप्रोफाइट्स होंगे। और वो अपने डेड प्रोटीन फैट और इन सबको कैसे लेंगे, वो डायरेक्टली डेड मतलब क्या डिके कहते हैं जो मेटल। रोटेन वाले, जो मतलब क्या कहते हैं सड़े हुए जानवर हैं, जो सड़े, जो मर चुके हैं, मतलब कि जो डेड डिकेंगे, वो डेड डिकेइंग वाले जानवरों से मतलब क्या लेने की कोशिश करेंगे, वहां से वो तुम्हारा खाना चुराएंगे और वहां से खाना लेकर वहां से मतलब क्या कहते हैं उनका फूड मतलब उनका न्यूट्रिएंट लेंगे। मतलब कि डेड डिकेइंग में जो न्यूट्रिएंट बचा हुआ है, मतलब कि उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन ये सब बचा है, वो वहां से लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर दूसरी कैटेगराइजेशन आ जाती है जिसको हम लोग बोल देते हैं पैरासिटिक बोल देते हैं। पैरासिटिक। तो पैरासिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि बेसिकली तुम्हारे इंसान को मारेंगे नहीं, डेड डिकेंगे, किसी इंसान को मारेंगे नहीं, बस वो अपने होस्ट के साथ टच में रहेंगे और उनकी एनर्जी को यूटिलाइज करते रहेंगे और अपने आप को बढ़ाते रहेंगे। कुछ इस तरीके से करेंगे। और इसमें एग्जांपल हमने किसका पढ़ा था बताओ जरा मुझे। लीच लीच भैया हो लीच। हाँ, अंश अमरवेल तुम चुप रहना। तुम हाँ अमरवेल, इंग्लिश में क्या बोलोगे। भैया। कस्तुता क्या बोल देते उसको, उसको बोल देते थे कस्तुता बोल देते थे, ये सब बोल देते थे, है ना, ये हो गया, है ना। और अगर मान लो कि एनिमल के बेसिस में बात कर देता हूँ, ये तो प्लांट था, प्लांट क्या होता था तुम्हारा ये एनिमल के बेसिस में हमने स्कारिस तुम्हारा उसके बारे में पढ़ा था, मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा राउंड वॉर्म्स होता है, प्लाज्मोडियम होता है, ये सारे हो गए, है ना। इनके हमने एग्जाम्पल पढ़ दिए थे, जो टिक्स हो फंगी गया, है ना भैया। लीस हो गया, है ना। फंगी ये चीजें पढ़ी थी। और जो तुम्हारा तीसरी कैटेगराइजेशन हो जाएगी हेटरोटॉपिक की, सैप्रो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होलोजोइक बोलेंगे। होलोजोइक वो लोग हैं जो मतलब क्या कहते हैं डेड डेड वाले इंसान को भी एक तरीके से खा सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मैंने एक मुर्गा काट मार के रख के दिया। खाने वाले ना भैया। हाँ मतलब काट के डायरेक्टली खा लेंगे, मतलब कि वही जो फीड करेंगे सॉलिड फूड को डायरेक्टली फीड करेंगे, है ना। लेकिन हाँ। सैप्रोफैटिक वही एनिमल होंगे जो मतलब अगर मैं उनको मतलब क्या कहते हैं कि कटा हुआ फूड दूंगा सामने दूंगा तो नहीं खाएंगे। जो मतलब इंसान मर चुका होगा उसके अंदर जो एनर्जी बची होगी उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। पैरासिटिक वो इंसान होंगे जो मतलब क्या कहते हैं इंसान जिंदा होगा लेकिन उसको मार के नहीं खाएगा। वो कैसे करेगा, उसको जिंदा रखेगा और फिर उसको यूटिलाइज करके करके खाएगा। और होलो जो क्या होगा कि उस इंसान को डेड डिकेइंग नहीं होगा, वो मतलब मार मार के खा लेगा लेकिन वो सड़ा हुआ नहीं होगा, वो मतलब कि वो अभी वो फ्रेश होगा, ऐसा होगा। तो इस हिसाब से हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने डिसाइड कर दिया कि भैया हाँ कि तुम्हारे जानवर खुद से जो खाना बनाएंगे उनको ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे और जो खुद से खाना नहीं बना पाएंगे उनको हेटरोट्रॉपिक बोलेंगे। और हेटरोट्रॉपिक में मतलब क्या कहते हैं वो किस किस तरीके से खाना खा रहे हैं उसके हिसाब से हमने तीन कैटेगराइजेशन दे दी। हाँ बोलो बताओ। भैया वो होलोजोइक और आपने जो पहले जो बताया था जो डेड डिकेइंग वाला खाते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है मतलब। भाई होलो होलो जोई का भैया मतलब है मैं कि जो बताने की डायरेक्ट। कोशिश। हाँ चलो तुम बताओ। हाँ अंशु बता दे। क्या पूछा था एक बार फिर से पूछना है। वो अरे बोला कि होलो जोइक और तुम्हारा उसमें अंतर क्या है, ये तुम्हारा ये किसमें। ये जो तुम्हारा सेप्रोफेटिक्स में। सैफ्रोफिक। अरे वो रॉटेन डेड डिके मटेरियल खाते हैं, जैसे जैसे फ्रेश नहीं रहता है। जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि एक सड़ा हुआ जानवर था, तुम उसको सड़ा खाओगे। हुआ। न, नहीं खाओगे, है ना, तुम नहीं खाओ क्योंकि तुम एक इंसान हो, तुम एक होलो जोइक वाले नेचर के हो, है ना। ये हाँ। चीज है। लेकिन अगर मान लो कि मैं तुम्हारे सामने अभी अभी मुर्गा काटूं मैं तुमको खाओगे तो तुम खा लोगे उसको। क्यों, क्योंकि अभी वो फ्रेश। डीके नहीं हुआ है ना, क्या नहीं हुआ, वो अभी अरे सड़ना जैसे स्टार्ट नहीं हुआ है। ये चीज है। तो भैया कुछ जानवर ऐसे होते टाइगर हैं जो का केवल एग्जांपल डीके ना ही भैया। मटेरियल खाते हैं। ठीक है। ठीक है। होलोजोइक में। तो तो वो जो फ्रेश खाते हैं और डेड डिकेइंग वाला वो। हाँ वो मतलब क्या कहते हैं उनको होलोजोइक बोलते हैं। जो डीके वाला मटेरियल खाएंगे सड़ा हुआ मटेरियल खाएंगे उनको मैं सेप्रोफेटिक बोल दूंगा, बस सेपरेट। सीधी बात है ये, और है ना। भैया पैरासिटिक डेड और डिकेइंग मतलब किसी वो भी होस्ट प्लांट पे रहती है। हाँ होस्ट में मतलब वो मरा हुआ नहीं खाएंगे, चाहे वो सड़ा हो चाहे वो तुम्हारा वो चाहे वो फ्रेश हो, वो उसको मारेंगे नहीं, उसको यूटिलाइज भैया करते रहेंगे, ये चीज है। आप बताओ तो मुझे। इसमें तो भैया वो भी आएगा ना हमारे जो बालों में रहते हैं जू। हाँ जो भी आएगा वो, है ना, इसी वजह टिक्स का भी एग्जांपल लगाता है ना। तो ये तो जैसे ये पेड़ है ना, ये बड़ा हुआ तभी तो इसने अपने आप को ग्रो किया और अपने जैसे चार पांच और को ग्रो कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके पास मतलब क्या कहते हैं कि लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है
लेकिन लाइफ प्रोसेस में इसने क्या किया, उसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इसको फूड से मिलेगी। फूड मतलब कि मतलब उसको न्यूट्रिएंट चाहिए। अब ये न्यूट्रिएंट ये खुद से भी बना सकता है, इसी वजह से मैंने इसको क्या बोल दिया कि भाई ये ऑटोट्रॉपिक मोड कर सकता है। क्या बोल सकता है ये, तुम मैंने उसको बोल दिया कि हाँ भाई तुम्हारा ऑटोट्रॉप है, ऑटोट्रॉपिक कर सकता है। और ये तुम्हारा ये एनिमल भी कर सकते हैं ऑटोट्रॉपिक, जो खुद से अपना न्यूट्रिएंट ले सकते हो, बना सकते हैं। तो जैसे सल्फर बैक्टीरिया ये हो गया, पर्पल बैक्टीरिया है ना तुम्हारा, फिर उसके बाद ये हेलियो बैक्टीरिया, फिलामेंट एंड ऑक्सोनिक, फोटोट्रॉप्स, एफएएफ, ये सारे हो गए है ना, ये कैटेगराइजेशन हो गई। और फिर मैंने कुछ उनके बाद बात की जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एनिमल है। एनिमल कैसे, वो खुद से तुम्हारा न्यूट्रिएंट नहीं बना सकते है ना, उनको अगर न्यूट्रिएंट चाहिए तो दूसरे से ही मिलेगा। तो उस हिसाब से हमने उनको हेटरोट्रॉपिक बोल दिया। जैसे ये है ना तुम्हारा, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको होलोजोइक बोलेंगे। क्या बोल देंगे, होलोजोइक, कि हाँ अगर इसको फूड चाहिए था तो इसको भाई न्यूट्रिएंट चाहिए था, तो उसको न्यूट्रिएंट ये खुद से नहीं बना सकता, इसको न्यूट्रिएंट कहीं दूसरे से चाहिए था। तो उसने क्या किया, गया गया जाके उसको पकड़ा, और पकड़ के मतलब खाने की कोशिश की। तो मतलब क्या है कि इसने ना तो डेड डिकेइंग वाला खाया कि जो सड़ा हुआ मटेरियल है वो वाला खाया, ना ही इसने मतलब क्या कहते हैं कोई पैरासिटिक वाला खाया, है ना, कि नहीं उसके साथ टच में है डियर के साथ और बोल रहा है कि भाई मैं तेरे साथ टच में रहता हूँ, मैं तेरा मतलब खाना चुराता रहूंगा पेट से, है ना, वो भी नहीं किया। मतलब क्या है, इसने कंप्लीटली उसको मारा, कंप्लीट मार के फिर उसने उसको खाया, है ना, डेड गया, डेड करके फ्रेश खाया। तो जो इस तरीके का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कैसा होगा, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। लेकिन इसने क्या किया, न्यूट्रिएंट नहीं बना पाया, दूसरे से न्यूट्रिएंट लिया। इसी वजह से मैंने इसका मोड कैसे बोल दिया कि भाई ये हेटरोट्रॉपिक है। तो तुम बोलोगे कि भैया फिर इस तरीके से तो फिर मतलब क्या कहते हैं कि और भी लोग होते हैं जो मतलब डायरेक्ट खाते नहीं है मतलब किसी दूसरे को, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहते हैं, उनको भी जानवर बोलते हैं। तो मैंने बोला हाँ, अगर इस तरीके से है, अगर मान लो कि अगर कोई सड़ा हुआ मटेरियल है ना, तो अगर जैसे सड़े हुए मटेरियल को अगर कोई खा रहा है, जैसे ये तुम्हारा क्या फंगस है ना, फंगी में जैसे मान लो कि मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब हो गया, तो ये भी तुम्हारा एक एनिमल का ही है ना। ये किसी को मार, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये किसी को मार के फ्रेश नहीं खा रहा है, ये पेड़ सड़ा हुआ था तो ये उससे खा रहा है, अब उससे खा के न्यूट्रिएंट ले रहा है, उसके न्यूट्रिएंट ले रहा है जो बचे कुचे थे, और फिर ये उसको अपने आप को ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोल देते थे, सैप्रोफाइट्स बोल देते थे। ये हो गया, सीधी बात है। इनको हमने क्या बोल दिया, इनको हमने बोल दिया कि हाँ ये सैप्रोफाइट्स हो रखे हैं, ठीक। फिर इसी तरीके से मैंने कैटेगराइजेशन किसकी डाल दी, तुम्हारे पैरासिटिक की। हाँ, कि जैसे पैरासिटिक है, ये तुम्हारे इंसान को ना तो सड़ा हुआ मांस खाएंगे, ना तो ये तुम्हारा मार के जिंदा खाएंगे, ना तो ये तुम्हारा प्लांट को खाने वाले, ना तो ये किसी चीज को खाने वाले। ये सीधा क्या करेंगे, डायरेक्टली बॉडी के जाएंगे, बॉडी में जाके सेटल हो जाएंगे, और फिर उस धीरे 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 उसका न्यूट्रिएंट लेंगे। तो ये एनिमल का केस है। एनिमल का केस में कौन सा है, ये तुम्हारा ये तो जिसको स्कारकिस बोलते, क्या बोलते हैं यार, इसका नाम नहीं आ रहा इसको भी, हाँ ये एस्कारिस वॉर्म हो गया, ठीक है, ये जो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठा था, ये इंसान है सच में, ठीक है। अब ये जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ये एक पैरासिटिक वो हो गया। इसमें तुम कहीं ना कहीं टेंड्रिल के बारे में भी देख सकते हो, ये टेंड्रिल वाला हो गया ना, कि जो तुम्हारा जो पेड़ है जो मतलब क्या कहते हैं अपने लाइफ प्रोसेस को नहीं आगे बढ़ा सकता क्योंकि उसकी सिस्टम कमजोर है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या कर रहा है, ये तुम्हारा मूवमेंट कर रहा है, तुम्हारे टेंड्रिल्स के थ्रू जा रहा है, और ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, थिग्मोट्रोपिज्म, है ना। तो थिग्मोट्रोपिज्म करके उसकी एनर्जी लेने की कोशिश कर रहा है। अब अगर मान लो कि थिग्मोट्रोपिज्म करके अगर उसकी एनर्जी को ले रहा है, तो इसका मतलब क्या, धीरे धीरे उसकी एनर्जी ले रहा है, धीरे धीरे एनर्जी उसकी ले रहा है, तो मतलब कि ना तो उसको मार रहा है और ना तो उसको कंप्लीटली वो कर रहा है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि इसको हम कौन सी कैटेगराइजेशन में डाल देंगे, पैरासिटिक की कंडीशन में डाल देंगे। तो भैया क्या और भी तुम्हारे वो होते हैं, जैसे अमर बेल हो गया, कस्तूता वाला हमने एग्जांपल पढ़ दिया था ना, ये कस्तूता भी है। तो ये भी क्या कर रहा है, पेड़ में एकदम फैल गया, फैल के क्या कर रहा है, पेड़ की एनर्जी को ले रहा है, एनर्जी को ले रहा है, पेड़ को मार भी नहीं रहा है कि पेड़ को मार देगा कि वो कर देगा ना, उसकी एनर्जी लेके कर रहा है। तो हमने इस तरीके के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोल दिया, पैरासिटिक बोल दिया ये। और होलोजोइक में तो मैंने अभी तुमको बता ही दिया कि वो क्या करेगा, मारेगा, मार के खाएगा, फिर वो भले चाहे पेड़ हो, फिर वो चाहे जो, है ना। जैसे इस केस में तुम्हारा ये अभी उधर हमने वो एनिमल का केस लिया था जिसमें इसने मांस खाया था, लेकिन यहाँ इसने क्या किया, इसने डायरेक्ट मतलब क्या कहते हैं, डियर ने पेड़ खाया, मतलब कि ये तुम्हारा पेड़ खा रहा है ना, पेड़ खा के तुम्हारे न्यूट्रिएंट लेने की कोशिश कर रहा है, पेड़ से तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब ले रहा है। और जो तुम्हारा वो चीता था, चीता जो लेपर्ड था, लेपर्ड ने वहां से वो एनिमल से तुम्हारा फैट और प्रोटीन ये सारी चीजें लेने की कोशिश की। मतलब कि भैया एनिमल से वो लेने की कोशिश की, तो फिर मतलब क्या कहते हैं, इस हिसाब से भी मैं कैटेगराइजेशन कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। मतलब कि अगर मान लो कि कोई एक ऐसा एनिमल है जो केवल जो अपने न्यूट्रिएंट ले रहा है, एनिमल की बात करूंगा, और वो होलोजोइक है, और वो जो अपने न्यूट्रिएंट ले रहा है केवल एनिमल से ही ले रहा है, एनिमल है और वो अपने न्यूट्रिएंट केवल ही एनिमल से ले रहा है, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, तो मैं उसको कार्निवोर बोल दूंगा, सीधी बात ये है। और अगर मान लो कि कोई एनिमल है और वो एनिमल जो अपने न्यूट्रिएंट ले रहा है वो तुम्हारे एनिमल से नहीं ले रहा है, वो तुम्हारा किससे ले रहा है, वो बेसिकली ले रहा है मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा एक प्लांट से ले रहा है,
तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, मैं उसको हर्बीवोर बोल दूंगा कि मैंने उसको हर्बीवोर बोल दिया। लेकिन अगर मान लो कि मैं एक ऐसा एनिमल बोलता हूँ कि भाई वो एनिमल से भी अपने न्यूट्रिएंट ले सकता है और प्लांट से भी ले सकता है, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, उसको मैं बोल दूंगा ओमनीवोर्स बोल दूंगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया समझ गए। आगे ना, इसमें किसी को कोई डाउट है जो अभी तक मैंने बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की? ना। नहीं? चलो आ जाओ, अब जल्दी से पढ़ो। अमन इसका आंसर बताओ दूसरे वाले का। क्लास में नहीं है क्या अमन? पता नहीं Which भैया, मैं pro- बता दे रहा हूँ भैया। नहीं, चल अमन बताएगा, बताओ जल्दी। which process involves taking solid food into the body in most animals? हम्म, भैया absorption सेकंड वाला। ठीक, एब्जॉर्प्शन, ठीक, वेरी गुड है ना। ये हो गया एब्जॉर्प्शन होता कहते हैं। तू बता आर्यन। हाँ भैया। कौन सा विच प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग सॉलिड फूड इनटू द बॉडी में भैया? इंजेशन। हम्म, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है जो फूड डाइजेस्ट हो गया, बाद में उसको एब्जॉर्ब कराना है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। गधो रिवाइज कर लो, समझ रहे हो ना? तो मतलब है कि अब मैं तुम लोग को मतलब कि न्यूट्रिशंस पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूँ। आप बेसिक प्रोसेस, आप तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, है ना? कि वो बेसिक प्रोसेस जिसमें आपका लाइफ लाइफ प्रोसेस का बेसिक प्रोसेस जिसमें आप न्यूट्रिशन लेते हो, है ना? फिर उसके बाद आप उसको डाइजेस्ट करना सीखते हो, एब्सॉर्ब करना सीखते हो, ये सारी चीजें करते हो। लेकिन न्यूट्रिशन दो तरीके से, पहले भैया मेरे को प्लांट का बताओ, एनिमल का बाद में बताना प्लांट को। तो मैंने बोला ठीक है, अगर एनिमल, अगर प्लांट अगर आपका न्यूट्रिशन ले रहा मतलब कि फूड को इनटेक कर रहा है, तो फूड को इनटेक मतलब फूड को इनटेक नहीं करता वो, अपने वो फूड खुद से बना सकता है। इसी वजह से भैया मैंने उसको ऑटोट्रॉपिक बोल दिया। तो मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, ऑटोट्रॉपिक बोल दिया, खुद से फूड बना सकते हैं, तो कोई प्रोसेस होगा ना। तो तुमने क्या बोला, हाँ भैया वो फोटोसिंथेसिस उसके लिए प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को तुम समझाओगे, और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, जिसमें आप मतलब क्या कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, तुम्हारे मतलब वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स, है ना? लाइट एनर्जी आएगी, वो लाइट एनर्जी कहाँ से आएगी, तुम्हारे सनलाइट से आएगी। और ये लाइट एनर्जी तुम्हारी बेसिकली किस में कन्वर्ट होगी, तुम्हारे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वो कहाँ कन्वर्ट होगी, आपके क्लोरोफिल में कन्वर्ट होगी, है ना? और ये चीज तुम्हारे कहाँ पाया जाएगा, तुम्हारा माइसोफिल सेल में पाया जाएगा। तो इस माइसोफिल सेल में क्लोरोफिल पाया जाएगा। वो क्लोरोफिल क्या करेगा, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, आपके ग्लूकोज में। मतलब कि जो प्लांट को एज अ मतलब फूड चाहिए, मतलब कि जो एज अ एनर्जी के लिए जो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, जो फोटोसिंथेसिस से बना रहा है, याद रख लो, वो तुम्हारा वो नहीं बनाता है। मतलब कि मतलब मैं बोल दूं कि प्रोटीन भी इसी प्रोसेस से बना लेते, नहीं। एनर्जी के लिए वो प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें जो उसका बनता है फूड, वो ग्लूकोज बनता है। तो वो ग्लूकोज क्या होगा, तुम्हारा ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये बनाएगा। और उसके साथ साथ एक और बाई प्रोडक्ट निकालेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन बोल देते हैं। तो ये ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल को निकालेगा। तो इसको तुम ऐसे बोलोगे कि भैया ये आपका मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिसमें जो प्लांट होता है अपने न्यूट्रिएंट्स को बना पाता है, और वो न्यूट्रिएंट है बेसिकली आपका ग्लूकोज। तो मैं बोलूंगा कि भाई फिर मतलब क्या कहते हैं कि वो कैसे लेता है, मतलब प्रोटीन कैसे बनाता है ना? मैं बोल दूंगा प्रोटीन ये सब कैसे लेता है। बाकी वो मैग्नीशियम कैसे, क्योंकि मैग्नीशियम ये सब जो आपके मल्टीविटामिन है, ये सब फिर मतलब जो विटामिन है ये सब कैसे लेता है, क्योंकि प्लांट को इनकी भी तो जरूरत है। अगर आपको एनर्जी मिलती जाएगी तो भी तो फायदा नहीं है ना? वो चीज तो आपकी स्टोर होती रहेगी। लेकिन एक प्लेट को स्ट्रांग होना तो उसके लिए तो प्रोटीन की जरूरत है। तो वो कहाँ से मिलता है? तो मुझे मालूम है कि भैया प्लांट के नीचे जो पाया जाता है, नीचे जो मिट्टी होती है, उन मिट्टी में तुम्हारे पाए जाते हैं तुम्हारे सिंपलेस्ट फूड, है ना? उसी में तुम्हारे प्रोटीन भी पाया जाएगा, उसी में तुम्हारा का मतलब उसी में तुम्हारे और भी चीजें पाई जाएंगी, ये सारी चीजें पाएंगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो प्रोटीन को क्या मतलब खुद से नहीं बना पाता, तो किसकी हेल्प से बनाता है? तो तुम्हारा राइजोबियम, है ना? राइजोबियम के बारे में मैंने बताया कि राइजोबियम एक तुम्हारा एक बैक्टीरिया होता है, वो तुम्हारे नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, बाद में तुम्हारे वही रूट के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, और फिर बॉडी फिर उसको सेल के अंदर जाएगा, फिर सेल उसको क्या करेगा, अपने हिसाब से यूटिलाइज करके उसका प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और फिर उसको जहां जहां तुम्हारा मतलब रिक्वायरमेंट होगी उसको भेज के अपने पेट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये तुम्हारा प्लांट का है। और प्लांट फोटोसिंथेसिस में कैसे अपना मतलब क्या एक न्यूट्रिएंट बना पा रहा है, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोल रहे हैं, उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया।
आ गया ना? चलो ठीक है। अच्छा मैंने जैसे बोल दिया कि चलो ठीक है, ये ये अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तभी आपका भैया ये मतलब क्या कहते हैं बना पाएगा, ये चीजें बना पाएगा। तो मुझे ये यही चीजें इस्तेमाल चाहिए, मतलब उसको सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, और वाटर भी चाहिए, है ना? क्योंकि भैया आपका जो फूड बन रहा है एक्चुअली में, वो आपका ये ग्लूकोज बन रहा है, मतलब जो न्यूट्रिएंट उसका बन रहा है, जो उसको रिक्वायरमेंट है कि ताकि वो बाकी चीजों को मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूटिलाइज कर पाए, एनर्जी मिल पाए उसको। तो उसको लिए भैया जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, ये आप कैसे बोल सकते हो? वाटर की जरूरत है, ये आप कैसे बोल सकते हो? और लाइट एनर्जी की जरूरत है जो कि आपके क्लोरोफिल में ही कन्वर्ट हो रही है, ये आप कैसे बोल सकते हो? ये आप मेरे को एक्सपेरिमेंट करके बताओ। तो मैंने एक्सपेरिमेंट कुछ कराए थे, याद है तुम लोग को एक्सपेरिमेंट? बताओ मुझे। भैया किस चीज का वापस बताना। हम्म। हाँ भैया कराए थे। कराए। तो जैसे मान लो कि मैं सबसे पहला मैं बोलता हूँ कि भाई हाँ, अगर आपको फोटोसिंथेसिस करना है, मतलब अगर एक प्लांट को अगर मान लो कि न्यूट्रिएंट के फॉर्म में अगर मान लो कि उसको ग्लूकोज चाहिए, तो उसको फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। उसके लिए उसको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। तो मैंने बोला कि कार्बन सनलाइट चाहिए, इस चीज को प्रूव करो। तो तुम क्या करते थे? सबसे पहले मतलब कि टेप उसको चिपका देते थे, हाँ पेड़ हाँ को टेप चिपकाते थे, धूप है। फिर बोल बोल जरा बोल, और बता बता। धूप से हटा देते थे। सबसे पहले क्या करोगे? उसको डिस्चार्ज करोगे। क्या करते थे उसको? हाँ डिस्चार्ज डिस्चार्ज। करते थे। डिस्चार्ज मतलब कि जो उसका पहले का जो जो मतलब क्या कहते हैं, जो उसका फूड हो रखा है वो सब यूटिलाइज हो जाए, मतलब कि सारा का सारा ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाए, उसके अंदर कोई भी ग्लूकोज ना बचे। तो पहले हम लोग उसको क्या करते थे? डिस्चार्ज कर देते थे। डिस्चार्ज करने के बाद क्या करते थे कि फिर जैसे कोई आयोडीन। भी कोई भी मान लो कि अगर कोई पत्ती है, तो उस पत्ती में हम लोग क्या करते थे? एक ब्लैक कलर की पॉलिथीन लगा देते थे कि जहां उस पर सनलाइट ना पड़ सके। तो फिर हम लोग कुछ घंटे के लिए पेड़ को रख लेते थे, तो हमको पता चलता था कि जहां जहां पत्ती नहीं है, जहां जहां मतलब ब्लैक कलर का जहां जहां सनलाइट पड़ी है, वहां वहां क्लोरोफिल ने वाटर और तुम्हारा उसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, सनलाइट की मदद से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फूड बना लिया, ग्लूकोज बना लिया। और हमें कैसे पता चला कि यार उसमें ग्लूकोज बना कि नहीं बना? तो हमें मालूम है कि भैया ग्लूकोज को दूसरे नाम से स्टार्च भी बोल देते हैं। मतलब वही चीज है, आप ग्लूकोज बोलो, स्टार्च बोलो, चाहे कार्बोहाइड्रेट बोलो, बात बराबर ही है, बस उसका वो शॉर्टकट वर्जन है ये। तो भैया इसका मतलब है कि बस हमको आइडेंटिफाई करना है कि स्टार्च बना है कि नहीं बना। अगर स्टार्च बन गया तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार सनलाइट वहां पड़ी थी, इस वजह से स्टार्च बना है। और अगर वहां स्टार्च नहीं बना होगा तो इसका मतलब है कि भैया वहां सनलाइट नहीं पड़ी, तो इसी वजह से वहां फूड नहीं बन पाए, ग्लूकोज नहीं बन पाए, तो इसका मतलब है कि सनलाइट की जरूरत होगी। तो फिर कैसे पता करते थे? तो हमें मालूम है कि भैया वहां आयोडीन सोल्यूशन होता था। क्या होता था? आयोडीन सोल्यूशन। और उस आयोडीन सोल्यूशन को मैं जब डालता था भैया, तो मेरे को कुछ पार्ट ब्लैक एंड ब्लू दिखता था, और मेरे को कुछ पार्ट मेरे को फेड दिखता था। तो जो फेड पार्ट दिखता था वो मेरे को यही बताने की कोशिश करता था कि भाई वहां कोई भी तुम्हारा स्टार्च प्रेजेंट नहीं है ना? और जहां आपका ब्लैक और ब्लू दिखता था वहां आपका मतलब क्या कहते हैं, वहां स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि वहां सनलाइट की रोशनी पड़ रही थी। तो ये ऐसे होता था। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया था कि नहीं आ गया था? बताओ। हाँ हाँ भैया। भैया इतना इसमें किसी को कोई डाउट है? कुछ भी नहीं। ठीक है। नहीं भैया। अब इसी कैटेगरी में मैंने एक दूसरे प्लांट के बारे में बात की थी। अगर मान लो कि उनको आप टोटल धूप में भी रख देते हो, तो भी मतलब क्या कहते हैं पूरे पत्ती इनकी हरी नहीं होती है ना? उनकी पूरी पत्ती हरी नहीं होती थी। इस तरीके के प्लांट को हम लोग क्या बोल देते थे? वेरिएगेटेड लीव्स बोल देते थे, है ना? क्या बोल देते थे? वेरिएगेटेड लीव्स। जिनके मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे वेरिएगेटेड प्लांट्स है ना, जिनमें हमने बात की थी, तुम्हारे क्रोटॉन की बात की थी, कोलियोस की बात की थी, है ना? जब तुम लोग को ये वर्ड आ रहे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ने ये सब पढ़ा है, क्योंकि तुम लोगों ने डिवीजन ही नहीं की होगी कि लाओ भैया की क्लास देख लेते एक बार जाके, रिवीजन कर लेते। तो अभी ये तुम्हारा न्यूट्रिशन जो था, इस तरीके से जो एक्सपेरिमेंट थे, वो हमने उनके एक्सपेरिमेंट की बात की थी, जो मतलब जिसमें प्लांट अपना फूड बनाता है, ये चीज है। तो जब हमारा ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो फिर हम लोग एनिमल के न्यूट्रिएंट पे जाएंगे कि हाँ एनिमल जब न्यूट्रिएंट लेता है तो उसमें क्या क्या बेसिक प्रोसेस होते हैं। तो याद रखो जैसे ये है ना, एक प्लांट एक अच्छे से ग्रो कर रहा है, बड़ा हो पा रहा है, तो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना? और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत है, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स की भी जरूरत है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत है। तब जाके आपके मतलब क्या कहते हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं, है ना? और वो ब्रेक डाउन होने के बाद आपका वहां स्टार्च बनाता है, फूड बनाता है, जो कि बेसिकली क्या है उसके लिए? एक तुम्हारा वो है, मतलब कि न्यूट्रिएंट है, ये चीजें बनाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी भैया। हाँ आ भैया, गया। हाँ मेरे को चलो याद वेरी है। गुड, है ना? तो अभी ये जो मैंने प्रोसेस पूरा बोला, इस प्रोसेस को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना होगा, लिखना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा? इस तरीके से लिखूंगा ना। तो इस इक्वेशन को याद रख लेना, है ना? ये क्वेश्चन मेन है।
ना इस इक्वेशन से बताना पड़ेगा। और अगर मैं इसके और इनसाइट पे जाता हूँ तो कैसे होता है, तो जो सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो तुम्हारे इस तरीके से स्टोमेटल पोर से अंदर होते हुए जाती है। स्टोमेटल पोर के अंदर जब जाएगी तो वहां तुम्हारा एक मेसोफिल सेल का एक पार्ट होगा जहाँ तुम्हारा क्लोरोफिल पाया जाता है ना। उस क्लोरोफिल में जाके फिर मतलब क्या कहते हैं, फिर वो अपना फंक्शन क्रिएट करता है, फिर मतलब क्या कहते हैं बाकी चीजें करेगा। तो अगर मैं जैसे मैं तुमको दिखाऊं तो यहाँ है, तो इस तरीके से फिर वहां केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। और जब वहां केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तब मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे जो मतलब क्या कि जो तुम्हारे उसके मॉलिक्यूल है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो जो इलेक्ट्रॉन मतलब जब तुम्हारे उसको ब्रेक कर देते हैं, तुम्हारे हाइड्रोजन को ब्रेक कर देते हैं, जो कि तुम्हारे किसके पास जाते हैं, CO2 के पास जाते हैं, तो वो जाके तुम्हारा वो बना देता है, मतलब कि वो बना देता है, तुम्हारा फूड बना देता है C6H12O6, है ना। क्योंकि अगर जैसे मैं लिखूं CO2 और H2O और मैं बोलता हूँ कि ब्रेक डाउन हुआ, कार्बन हुआ, तो अगर मान लो कि कार्बन मतलब जो इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन करके ब्रेक किया, तभी तो तुम्हारा C6H12O6 बना, है ना। ये चीज है कि मतलब जिसमें कार्बन का भी मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल है। ये चीजें मॉलिक्यूल है ना। इसी वजह से अगर मान लो कि आप पेड़ को अगर आप केवल पानी दोगे तो भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि CO2 की जरूरत है एक फूड, एक ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट के लिए। और अगर आप केवल पानी दोगे, अगर आप केवल CO2 दोगे तो भी उसको वाटर की जरूरत है, क्योंकि बिना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के तो फूड ग्लूकोज बन ही नहीं सकता है। ये है, तो इस चीज को समझ जाओ, ठीक है। और अगर मान लो कि आपको इसी प्रोसेस को इस तरीके से समझाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप कैसे दिखाओगे, एक इस तरीके से लीफ बना दोगे, है ना। ये तो 3D बना नहीं सकते, तो लीफ बना के दिखा दोगे कि हाँ सनलाइट की एनर्जी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है, आपका क्लोरोफिल में आ रहा है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में आने के बाद यहाँ आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है जिसमें आपका ग्लूकोज बन रहा है, जो कि ग्लूकोज, एक तरीके का आपका स्टार्च फूड है, और बाय स्टार्च। प्रोडक्ट में आपका ऑक्सीजन निकाल रहा है ये। लेकिन जो आपने फोटोसिंथेसिस किया इसमें वाटर की भी जरूरत है, और वो वाटर कहाँ से आ रहा है आपका, ये जाइलम वेसल के थ्रू, मतलब क्या कहते हैं हाँ, रूट से आ रहा है। जाइलम। ये बाद में जो भी आपका फूड है वो आपको फॉइलम वेसल से इधर उधर किसी भी जगह से आराम से चला जा रहा है। तो आपको इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ये चीजें। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अब ये थोड़ा जल्दी आगे समझ ना, में आई। तो ये तो अगर जैसे मान लो कि ये फूड है, ये फ्रूट है, तो इसमें जो हमने जो ये जैसे डोरमेंसी से ब्रेक करके ये प्लांट को उगाया, तो ये फोटोसिंथेसिस करके उगा रहे हैं, है ना। और इसमें जो भी ये फूड बन रहा है ना, जैसे ये फ्रूट बना, ये जो भी बना, तो इसने अपने अंदर उस चीज को स्टार्च को लोड किया है। स्टार्च के साथ साथ इसने अपने मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे मतलब जो एक्सक्रीशन के लिए जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको भी स्टोर कर लिया। तो अगर इसको अगर जैसे कभी जब किक आउट करना है तो ये क्या कर लेता है, अपने आप को डिटैच कर लेता है। तो हमने ये एक्सक्रीशन वाले पार्ट में पढ़ा था, याद है कि नहीं याद है? हाँ भैया, हाँ। याद है, चलो वेरी गुड, है ना। तो अब देखो ये नेसेसरी कंडीशन हमने बता दी कि हाँ भैया, अगर मान लो कि प्लांट आपका अगर वो कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो आपने जो आपने इक्वेशन बताई है कि नहीं, उसके लिए आपको सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत है। तो वो इन्हीं पे होगा। तो सबसे पहले अगर आपको पता करना है तो क्या करना है, पहले आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो ये डिस्चार्ज का मतलब पेड़ ने पूरा पूरा ग्लूकोज इस्तेमाल कर लिया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहली कंडीशन लेते हैं। जैसे पहली कंडीशन हमने क्या लिया कि हाँ यार, आपका जो पेड़ है वो पेड़ ने मतलब क्या कहते हैं सनलाइट की जरूरत होगी, तभी उसके बिना मतलब क्या कहते हैं काम नहीं बनने वाला, फूड नहीं बनने वाला, ग्लूकोज नहीं बनने वाला। तुमने क्या किया, एक पत्ती ली, पत्ती में लगा दिया, वो पत्ती में ब्लैक कलर की पॉलिथीन लगा दी। और जैसे ब्लैक कलर की पॉलिथीन या फिर कोई भी चीज, ताकि सनलाइट ना पड़े। अब फिर उसके बाद क्या किया, हमें और कौन सी मटेरियल रिक्वायरमेंट है, पॉटेड प्लांट, जो कि क्या करेगा बेसिकली तुम्हारे डिस्चार्ज करने के काम में आएगा। क्लिप हो गई, पेपर हो गया, आयोडीन सोल्यूशन हो गया, जो कि बताएगा कि हाँ फूड बना कि नहीं बना। सबसे पहले क्या करोगे, है ना, इसको डिस्चार्ज करोगे, बंद कमरे में लेके जाओगे, है ना। तो बंद कमरे में लेके जाएगा, उसको रख देगा कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, है ना, कि ताकि पूरा का पूरा जितना भी उसका मटेरियल है प्लांट इस्तेमाल कर ले, ग्लूकोज इस्तेमाल कर ले। और जैसे हमको पता चलेगा कि यहाँ पेड़ मुरझा गया, मतलब कि उसने पूरा फूड इस्तेमाल कर लिया, अपना ग्लूकोज इस्तेमाल कर लिया, तब हम क्या करेंगे, वही ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड या फिर कोई भी पन्नी उस पर लगाएंगे, धूप में रखेंगे। तो हम देखेंगे जहां जहां धूप पड़ रही है वहां वहां तुम्हारा क्या हो जा रहा है, वहां वहां तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा फूड बन जा रहा है, मतलब कि ग्लूकोज बन जा रहा है। लेकिन जहां तुम्हारे वो नहीं पड़ा है वहां वहां तुम्हारा मतलब कि कोई भी फूड नहीं बन पा रहा है, ये चीज। और ये हमने कैसे पता किया, वो हमने पता किया विद द हेल्प ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, क्योंकि आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च में मतलब कि जो बेसिकली उसका फूड है उसको ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है ये। तो हम क्या करेंगे, उसको देखना थोड़े 1-2 घंटे के लिए रख देंगे धूप में, कि हाँ चल ठीक है, फूड बना ले, फोटोसिंथेसिस कर ले, मेरे को प्रूफ करके दिखा दे कि नहीं तेरा इसी जगह बस केवल मतलब क्या कहते हैं कि वो बनेगा, मतलब कि तेरा फूड बनेगा, अदरवाइज और कहीं नहीं बनेगा। चलो ठीक है, ये आपने बोला तो और काम कर लेते हैं, कर लिया हमने, डीकलराइज कर लिया, ये सारी चीजें कर ली, है ना। पूरी वीडियो नहीं चली क्या वो?
ठीक है ये। हाँ ये। आ जाओ। इसको देखो। ठीक है, अब हमने क्या किया, मान लो कि फोटोसिंथेसिस कर लिया, अब हमें पता करना है कि हाँ इसने बना लिया कि नहीं बना लिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ग्रीन पार्ट हटाएंगे। और ग्रीन पार्ट कैसे हटाएंगे, जो ग्रीन ग्रीन कलर का हो रखा है, क्योंकि वो तुम्हारे किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, ना कि वो तुम्हारे फूड की वजह से होता है। तो अगर आपको कभी भी क्लोरोफिल हटाना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप उसको बाथट वाटर कर दोगे, या फिर आप उसको अल्कोहल में क्या कर दोगे, अल्कोहल में नहीं, आप उसको अल्कोहल में बॉईल करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ बाथड वाटर। मतलब कि पानी गर्म हो रहा है, और पानी किसको गर्म कर रहा है, अल्कोहल को गर्म कर रहा है, और अल्कोहल बॉईल कर रहा है उसको। तो जितना भी तुम्हारा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल उड़ जाएगा। तो फिर बचेगा क्या, केवल फूड, फूड बचेगा मतलब ग्लूकोज बचेगा। और आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, तो जो पार्ट तुम्हारा बेसिकली वो होगा, जहाँ खाना होगा, वहां वहां तुम्हारा मतलब दिखा देगा कि हाँ वहां वहां खाना है। और जहां जहां तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि खाना नहीं होगा, वहां वहां फेड कलर का दिखाएगा। तो जब हम उसको देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि अबे भाई एक लाइन दिख रही है ना। अगर मान लो कि एक पत्ती में बनाता हूँ, तो मेरे को दिखेगा कि भाई इस एरिया ये तुम्हारा फेड हो रखा है, ये एरिया डार्क हो रखा है। तो इसका मतलब क्या चीज है कि भाई इधर इधर फूड बना इस वजह से, क्योंकि यहाँ भाई सनलाइट पड़ रही थी, यहाँ सनलाइट नहीं पड़ी थी, इसी वजह से फूड नहीं बना। हाँ, तो कुछ देर के लिए रख दो उसको, कुछ देर के लिए रख देंगे, तो हमें रिस्पॉन्स और अच्छे से थोड़ा दिखाई देगा। ये है। तो अभी देख लेना, इसको दिखाते हैं। इसको कुछ देर के लिए रख देंगे, तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, दिख भी रहा होगा अगर तुम हल्का सा देखने की कोशिश करोगे, तो ये जो हाँ पोर्शन है, हाँ बीच वाला पोर्शन थोड़ा सा मतलब वो दिख रहा है, हल्का सा लाइट दिख रहा है, बगल बगल वाला डार्क दिख रहा है। लेकिन अब देखो और अच्छे से दिख रहा होगा, दिखा। तो अगर मैं तुमसे अगर मैं बोलूं कि ये भाई बीच वाले पोर्शन में तुम्हारा डार्क क्यों नहीं दिख रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, क्योंकि भैया यहाँ फूड हमने नहीं बना है। आयोडीन सोल्यूशन डाला है, और आयोडीन सोल्यूशन ब्लू और ब्लैक तभी करता है जब वहां क्या पाया जाएगा, फूड। फूड पाया जाएगा। और ये क्लोरोफिल फूड, क्लोरोफिल हाँ, फूड पाया जाएगा गधे। क्लोरोफिल ग्लूकोज। उड़ा दिया भाई। हाँ ठीक है, फूड पाया जाएगा। और वो नहीं, फूड मैं क्यों नहीं बता रहा पाया जा रहा है क्लोरोफिल नहीं यहाँ, पाया, क्योंकि भैया सनलाइट की प्रेजेंस नहीं मिल रही थी। सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं हो हाँ पाया। सनलाइट की प्रेजेंस नहीं थी भैया यहाँ, ये है ना। ये क्लोरोफिल तुम्हारा इस पूरे पत्ते में भी कहीं नहीं पाया जाएगा, इतना जान लो। क्लोरोफिल तो बेसिकली आपका मतलब फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल तो यहाँ भी रहे होंगे, पहले यहाँ भी रहे होंगे। लेकिन क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस तभी कर पाएगा ना जब यहाँ सनलाइट रही होगी। तो सनलाइट सनलाइट थी आई। नहीं, हाँ। तो फूड बना ही नहीं पाया, तभी तो हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला, हमको फेड दिखा एकदम, ये फेड कलर का दिख रहा है ये। लेकिन यहाँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, क्लोरोफिल पा रहा था, यहाँ उसके पास सनलाइट भी थी, तो फूड भी बना ले गया। जब फूड बना ले गया, तो फिर यहाँ उसने क्या किया, तुम्हारा मतलब फोटोसिंथेसिस करके तुम्हारा फूड बनाया, तब हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला, तो हमें ब्लू और ब्लैक कलर का हमको बड़े आराम से दिख गया। तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई, अगर आपको फोटोसिंथेसिस करना है, तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, आप बिना रिक्वायरमेंट के उसको कर नहीं सकते हो, है ना, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। आ गया। तो ठीक ऐसे मैं बाकी कंडीशंस को अगर मैं बात कर देता हूँ, जिसमें मैंने बोल दिया कि नहीं यार, मतलब कि जैसे मान लो कि उसके लिए क्लोरोफिल की भी जरूरत है, क्योंकि बिना क्लोरोफिल के तो आपका फूड मतलब फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा, आपका भले चाहे सनलाइट हो या ना हो। क्योंकि जहां फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, वो किचन ही आपका बेसिकली क्लोरोफिल होता है। तो इसका मतलब है कि क्लोरोफिल भी आपका एक तरीके से बेसिक पार्ट हो गया फोटोसिंथेसिस के लिए। और उसको भी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट से आप डायरेक्टली कर सकते हो। उसके लिए आपको लोग कौन सा पेड़ चाहिए, वेरीगेटेड प्लांट चाहिए। वेरीगेटेड प्लांट मतलब कौन सा प्लांट होता है, जहां मतलब हर जगह क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, हर जगह क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, याद रख लो। अगर मैं लिख देता हूँ वेरीगेटेड प्लांट, तो वेरीगेटेड प्लांट वो प्लांट होते हैं जहां हर जगह तुम्हारा क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि जहां जहां क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा होगा, क्या वहां वहां फूड होगा, बताओ मुझे। नहीं नहीं। नहीं होगा। और जब नहीं। वहां वहां फूड नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि अगर मैं पूरी पत्ती में अगर वो डालता हूँ, आयोडीन सोल्यूशन डालता हूँ, तो जहां जहां क्लोरोफिल रहा होगा, केवल वहां वहां तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ब्लू और ब्लैक दिखाएगा। और जहां जहां मतलब क्लोरोफिल नहीं रहा होगा, वहां वहां तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ब्लू और ब्लैक नहीं दिखाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जी आ भैया। गया ना ये। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन इतना भी बेवकूफी वाला रिवीजन नहीं कर रहे हैं, बेसिक पॉइंट से हर एक चीज तुमको समझा रहा हूँ। तो ये देखो क्या कर रहा है, ये तुमको वही वाटर बात करा रहा है, अल्कोहल डाला है, नीचे तुम्हारा पानी है, उसको गर्म किया। तो हम ये क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल हटा रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल हटा रहे हैं, केवल फूड फूड रख रहे हैं, कि ताकि जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाएं आयोडीन सोल्यूशन डाल के, तो क्लोरोफिल झंझट ना करे कुछ, है ना, कलर वेरिएशन ना दे पाए कुछ, वो सब ना कर पाए। तो हमने क्लोरोफिल हटा दिया, तो उसका मतलब ग्रीन कलर उसका चला गया, क्लोरोफिल हर एक चीज चला गया। तो अब इसमें क्या बचा केवल पत्ती में, केवल केवल और तुम्हारा वो बचा, केवल फूड बचा। तो फूड तो भाई केवल वहीं पाया जाएगा जहां तुम्हारा क्लोरोफिल होगा। तो उसको कैसे पता करेंगे, बस
लिया, आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, आराम से हमको पता चल जाएगा। तो हमें पता चल गया कि हाँ यार क्लोरोफिल जरूरी है, बिना क्लोरोफिल के काम नहीं चलने वाला है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया समझ आ गया भैया, अब आगे पढ़ाओ जल्दी जल्दी, कल नहीं पेपर है। रुको, कायदे से पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। अरे भैया ठीक है, ये रिवीजन भी कराएंगे तो ऐसे कराएंगे, इसका और भी शॉर्टकट रिवीजन होता है, उसको भी बाद में कराएंगे, लेकिन अभी इसको ऐसे देखो। तो ये देखो पता चल गया ना कि हाँ यार यहाँ क्लोरोफिल नहीं था, और ये है ना क्लोरोफिल नहीं था, इसी वजह से वो हो गया। ठीक ऐसे देखो, अगर मैं बात करती तो उसकी बात की कार्बन डाइऑक्साइड की, तो एक पेड़ को हम क्या करेंगे, एक पेड़ का कार्बन डाइऑक्साइड वाला आसपास का जितना भी एरिया उस सबको हटा देंगे। और उसके लिए हमको क्या चीज की जरूरत होगी, तुम्हारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन क्या करता है, आसपास की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसका मतलब क्या चीज है कि फिर वो बड़े आराम से मतलब वो कर लेगा, है ना, ये चीज है। तो हमने क्या किया, इसको नॉर्मली ऐसे अंदर तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला और उसको बंद कर दिया, है ना। इधर नॉर्मल तुम्हारा ये शायद वाटर है, ये चीज है, ठीक है। और हमने इसको डाला, इसको भी बंद कर दिया। और फिर जब मान लो कि अगर हम इसको वो कराते हैं, बेसिकली क्या कराते हैं, रखते हैं, थोड़ी देर के लिए रखते हैं। जब रखेंगे तो हमको पता चलेगा कि यार ये जो तुम्हारा KOH वाले सोल्यूशन में जो हमने पेड़ रखा है, इसमें तुम्हारा फूड कम बन रहा है ना, इसमें क्या बन रहा है, फूड तुम्हारा कम बन रहा है। इसी वजह से देखो पेड़ थोड़ा मुरझाया हुआ है, लेकिन ये पेड़ उतना नहीं मुरझाया हुआ है। ये तो हम इसको भी चेक कर सकते हैं। इसका क्या करेंगे, दोनों पेड़ की पत्तियां लेंगे, दोनों का क्लोरोफिल हटाएंगे, वही बॉयल करके, वही सारी चीजें करके, और बाद में दोनों का तुम्हारा इनटेक चेक कर लेंगे कि हाँ किसमें फूड बना है, किसमें फूड आयोडीन नहीं सर, बना है। हाँ, ये आयोडीन आयोडीन। सोल्यूशन है ना। देखो, भगो मत, भगोगे ना तो फिर भूल जाओगे। ये है ना, तो देखो इसको हमने क्लोज कर लिया है ना एक तरीके से, कि ताकि मतलब ज्यादा वो ना हो। ठीक है, तो अभी देखो इसको बॉईल करना स्टार्ट करेंगे, बॉईल हो भाई। ठीक है, ये ना, आ जाओ। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया ना कि हाँ एक पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि सनलाइट और क्लोरोफिल और वाटर, इन सब की जरूरत होती है अपने फूड को बनाने के लिए। विद द एक्सपेरिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड ही जरूरत होती है, उसके लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफिल ही जरूरत होती है, उसके लिए हमने वेरिएगेटेड प्लांट, है ना। और इसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, सनलाइट की जरूरत होती है, उसके लिए डिटैचमेंट, डिटैच करने वाला सिस्टम। तो ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, बताओ मेरे को। यस सर। आ गई, वेरी गुड, है ना। तो ये तो फिर हमें चलो ठीक, ये पता चल गया कि ये सब रिक्वायरमेंट होती है। तो बाद में ये भी रहा कि भैया ये चीजें मिलती कहाँ से, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही है आपका जो फूड बनाएगा। क्योंकि फिर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर एक एज अ रॉ मटेरियल है, बाकी आपका सनलाइट तो मतलब जो लाइट एनर्जी वो तो ऊपर से मिल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, आपका स्टोमेटा से मिलता है। तो ये स्टोमेटा वाला हो गया ना। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, ये आपका स्टोमेटा से मिल जाएगा। और रही बात, अगर मैं स्टोमेटा से कैसे मिलेगा, स्टोमेटा में तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे गार्ड सेल पाए जाते हैं, है ना। तो अगर जैसे मान लो कि अभी जैसे मैं नॉर्मल तुमको दिखाता हूँ तो इसमें तुमको स्टोमेटा एकदम हल्का सा दिखाई दिया होगा, लेकिन अगर स्टोमेटा अगर मैं तुमको क्लियरली दिखाऊंगा तो ये स्टोमेटा होता है ना। तो स्टोमेटा में ये वाला जो पोर्शन है जो तुम्हारा क्लोज और बंद करवा पा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। और गार्ड सेल में जब ज्यादा पानी होता है तब वो स्ट्रेट हो जाता है, मतलब कि खुल जाता है। और जैसे ही मान लो कि उसका पानी हटा देंगे तो वैसे स्ट्रेट नहीं, मतलब कि खुल जाएगा। जैसे ही पानी हटा देंगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब कि क्लोज हो जाएगा। तो इसी ओपनिंग और क्लोजिंग की हेल्प से मतलब बड़े ही आसानी से तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इधर से उधर चला जाता है, जो कि तुम्हारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो तुमको डायग्राम ऐसे बताना पड़ेगा कि हाँ इसके अंदर ही तुम्हारे माइसोफिल सेल पाए जा रहे हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, जहां तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होगा, अपना फूड बनाएगा। और यहीं से तुम्हारा CO2 भी अंदर आएगा, और CO2 तभी अंदर आएगा जब आपका स्टोमेटा ओपन होगा। तो स्टोमेटा ओपन तभी होगा भैया जब आपके इन गार्ड सेल में पानी भरा होगा, ये चीज है। क्योंकि अगर आप इन गार्ड सेल को स्ट्रेट कर दोगे तो स्पेस कम हो जाएगा, तो स्पेस कम होने की वजह से आपका CO2 अंदर नहीं जाएगा, तो भले चाहे सनलाइट हो, चाहे वाटर हो, चाहे जो, आपका फूड नहीं बन पाएगा। ये तो हमने इस तरीके से बता दिया। बाद में फिर मतलब क्या कहते हैं कि फिर हमने अगर वाटर चाहिए तो वाटर एज अ जाइलम वेसल के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा, तुम्हारा जाइलम वेसल के थ्रू आएगा। तो ये जाइलम वेसल वाला था, याद करो अगर तुम लोग को याद होगा। क्लास 9th वाला भी, क्लास 10th वाला भी, दोनों भी इसी सेक्शन में तुमको बताने की कोशिश की है, ये है ना। इसमें प्लांट तुम्हारा कहाँ से वाटर ले रहा है, तुम्हारा यहाँ नीचे से ले रहा है, रूट से लेने की कोशिश कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कराने के लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जो मैं चीज तुमको दिखाता हूँ ट्रांसपिरेशन पुल, आ रही है। ये कॉर्टेक्स रीजन जाइलम वेसल का,
कि कॉर्टेक्स रीजन क्या होता है, ये सब चीजें जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो वाटर बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं इस रूट हेयर के थ्रू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बड़े आराम से कॉर्टेक्स सेल के थ्रू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जितने भी तुम्हारे यहाँ जो तुम्हारे जाइलम वेसल फॉइलम वेसल जो भी जाइलम वेसल के थ्रू बड़े आराम से ऐसे चला जाएगा ये चीजें। तो मुझे बताओ इतना आया कि नहीं आया, विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, इसको भी याद रख लेना। हाँ जी भैया आ आ गया। गया हाँ हाँ भैया। आ गया। अब देखो रूट से पानी मिलता है, लेकिन रूट से पानी के साथ साथ तुमको फूड भी मिलता है ना, और भी चीजें जैसे आपका न्यूट्रिएंट के हिसाब से भैया आपका ये मल्टी। जाइलम वाला फिर से समझाना। क्या? भैया ये पीछे वाला पॉइंट एक बार फिर से रिपीट करना। क्या हाँ चीज? ये जो जाइलम वाला था। जाइलम वेसल तुम्हारा पानी को मतलब क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि हमको फोटोसिंथेसिस के लिए पानी भी चाहिए, और पानी हमको कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है। तो रूट से हमें पानी मिलता है, लेकिन रूट पानी को कहाँ भेजता है, रूट पानी को कहाँ भेजता है, तुम्हारे जाइलम वेसल में भेजता है। और ये जाइलम वेसल पेड़ के हर एक पत्तियों तक जाती है, कि ताकि तुम्हारा पत्ती तक जाए और वहां पानी मिले। और जब पानी मिले तो स्टोमेटा तुम्हारा स्टोमेटल पोर खुले और कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आए, पानी भी अंदर आए, और साथ में फोटोसिंथेसिस कर पाए तो तुम्हारा फूड बन पाए। ये चीज ये है ना। यूनिडायरेक्शनल रहता है ना। हाँ ये तुम्हारा यूनिडायरेक्शनल रहता है। अब देखो बात क्या चीज है और कि भैया हाँ इसके कंपोनेंट में कितने डेड रहते हैं और कितने लिविंग रहते हैं, और फ्लोएम में कितने डेड रहते हैं कितने लिविंग रहते हैं बताइए। नहीं वो सब चीजें बाद की बात है, अभी बस कल तुम इतना बताओ, अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ याद आ गया ना। ये अभी देखो मैंने बोला कि हाँ वाटर जो उसको मिल रहा है वो वाटर तुम्हें मिट्टी से मिल रहा है, लेकिन जरूरी है अगर मान लो कि मैं वाटर डायरेक्टली दे देता हूँ, है ना, तो भाई वाटर की ही अगर जरूरत है फोटोसिंथेसिस कराने की तो मैं डायरेक्टली वाटर दे देता हूँ। लेकिन तुम बोलते हो कि नहीं भैया वाटर के साथ साथ और भी मिनरल चाहिए होते हैं, इसी वजह से हम लोग मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर मिनरल होता है। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं तेरे को मिट्टी नहीं देता हूँ लेकिन मिनरल देता हूँ, तो क्या पेड़ उग जाएगा? तो बिल्कुल उग सकता है। तो जैसे ये एक्वापोनिक्स कल्चर होता है, तो एक्वापोनिक्स कल्चर क्या है, पानी दे रहा है, न्यूट्रिएंट दे रहा है, सनलाइट दे रहा है, फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं, फूड डायरेक्टली मिल रहा है। समझ रहे हो? कोई भी मिट्टी की जरूरत नहीं, क्योंकि मिट्टी बेसिकली आपका फूड और पानी ही प्रोवाइड कराती है। तो अगर मैं पानी डायरेक्टली ही प्रोवाइड कर दे रहा, न्यूट्रिएंट डायरेक्टली ही दे रहा, सारी चीजें डायरेक्टली दे दे रहा, तो फिर तो उसको उग जाना चाहिए। तो ये देखो उग भी रहा है ना। तो इस तरीके से पेड़ तुम्हारा फोटोसिंथेसिस करता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया ये जो इसमें पेड़ लगे ये मिट्टी में तो लगे होंगे या हवा में लगे हैं? क्या क्या कह रहे हो? भैया जो इसने पेड़ लगाए हैं इसमें, हाँ तो भैया इसमें मिट्टी में ही मतलब मिट्टी में नहीं लगे ये पेड़, भैया हवा में ही ऐसे। हाँ ये हवा में है। ठीक है, जिसमें मतलब किसी तरीके से इसको पानी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये जो इसके अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो इसने मोटर लगाई है स्टार्टिंग में, फिर से तुमको दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये अभी देखो ना, ये इसके इसके मोटर भी निकलेगी, सारी चीज निकलेगी, है ना। तो ये देख रहे हो जो नीचे मोटर रखी हुई है, दिखाते हैं ये क्या है ना। इसमें सीड डाला, ये चीजें डाला ताकि वो मतलब हो जाए, उसकी डोरमेंसी हटे। तो ये मोटर क्या कर रहा है, ये मोटर की देखो पाइप ऊपर 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 जा रही है, तो ये क्या करेगी, ये हर एक छेद से होते हुए जाएगी, मतलब कि पानी पहुंचाती रहेगी। और उसी पानी में तुम्हारा न्यूट्रिएंट भी हो रखे, न्यूट्रिएंट है ना, जिसको ये हेल्प करेगा मतलब पेड़ को मजबूत करने में, जैसे प्रोटीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब हो गया, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए, वो चीज इसको मिल गई, काम खत्म। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के स्टोमेटल पोर से मिल गया इसको, सनलाइट इसने धूप में रख दी, तो भैया मेरे को फ्रूट बन जाना चाहिए, फूड बन जाना चाहिए, तो देखो भाई फूड बन गया, कोई भी मिट्टी की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? ओके भैया ठीक है। इतना आ गया? हाँ यार आ गया, चलो वेरी गुड। एक सेकंड बोला, ठीक है अभी बताते हैं। ठीक है आ जाओ। इसी हाँ तरीके से मान लो कि तुम्हारा ये एनिमल का केस हो गया, तो है ना, ये क्लोरोप्लास्ट वाले ये सारे डायग्राम ऐसे मैंने दिखा दिए तुमको। ठीक, ये सारा फंक्शन ये वाला मैंने बता दिया। आ जाओ, आप नीचे आ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैंने न्यूट्रिशन एनिमल का स्टार्ट किया, तो फिर मैंने वही जो हार्बीवोरस कार्निवोरस है ना, तो जो तुम्हारे ये वाले प्लांट थे, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई प्लांट, ये तुम उनको किस कैटेगरी में डालते हो, कार्निवोरस या तुम्हारा ये जैसे प्लांट है ना, प्लांट भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर सकते हो। तो उनके बेसिस पे हमने एग्जांपल दे दिया, जैसे कि पिचर प्लांट, वीनस प्लांट है ना, जो इस तरीके से आपका फूड को लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने ये वाला बताया था हर्बीवोरस, है ना, जिसमें मतलब कि देखने में लगेगा कि हाँ यार ये जो तुम्हारा है जानवर है हिप्पोपोटामस, ये क्रोकोडाइल को खा रहा है, कि हाँ यार तुम्हारा वो है, लेकिन हिप्पोपोटामस केवल और केवल क्या चीज खाता है, केवल और केवल तुम्हारा वो खाता है, मतलब कि तुम्हारा पेड़ खाता है और कुछ नहीं खाता, है ना। इसी वजह से हमने इसको हर्बीवोर्स बोल दिया। क्या बोल दिया? इसको हमने हर्बीवोर्स बोल दिया। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसकी बात कर देता हूँ कार्निवोर्स में, जैसे किंगफिशर हो गया,
तो ये मछली ही खाएगा। तुम इससे बोलोगे कि जाओ पत्ती खाओ तो पत्ती नहीं खाने वाला। ठीक वैसे ये वल्चर हो गया। तो अगर ये वल्चर है तो अगर मैं वल्चर को बोलता हूँ कि जैसे ईगल है, ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं उसे बोलता हूँ कि चल ठीक है भाई तू ये पत्ती खा ले, तो पत्ती नहीं खाने वाला, ये उसी को खाएगा। तो मतलब कि ऑर्गेनिज्म डिफाइंड है कि वो क्या चीज खाएगा, उसके हिसाब से उसको हमने कैटेगराइजेशन दे दी है। ये है एबिलिटी है इनके पास, केवल एबिलिटी है कि ये केवल नॉनवेज ही खा सकते हैं, मतलब कि एक तरीके से मीट ही खा सकते हैं, ये ऐसे डायरेक्टली ही एनिमल को खा सकते हैं, वो है। और तुम्हारा हर्बीवोरस वाले क्या, कि वो केवल प्लांट को ही खा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हमने कैसे बता दी कि हाँ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो मतलब क्या कहते हैं डायरेक्टली फूड को ही खा सकते हैं, है ना, मतलब एनिमल को भी खा सकते हैं, प्लांट को भी खा सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, ये हो गया। और इस केस में तुम्हारा, अगर मान लो कि एनिमल के केस में ह्यूमन बीइंग को हटाते हैं, तो फिर तुम्हारा एक और एग्जांपल है, मुझे बताओ एक कोई एक ऐसा एग्जांपल बताओ जो पत्ती भी खा सकता है, मतलब वेज भी खा सकता है, नॉन वेज भी खा सकता है, बताओ मुझे। पत्ती मतलब प्लांट का कोई भी प्रोडक्ट खा सकता है और साथ ही साथ तुम्हारा मतलब एनिमल का भी प्रोडक्ट खा सकता है, बताओ मुझे। डॉग हो गया भैया, कैट। डॉग हो गया, कैट हो गया, है ना, ये सारी चीजें खा सकती हैं। और ये तुम्हारी आंट भी हो गई, जैसे आंट है ना, जैसे मान लो कि ये तुम्हारी लेजर्ड की, लेजर्ड का पूरा फ्लैश वगैरह सब खा लिया उसका, है ना। और अगर इसके सामने अगर तुम चीनी डाल दोगे तो चीनी भी तो तुम्हारा एक एनिमल वो प्लांट प्रोडक्ट है, उसको भी खा लिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी तुम्हारा एक तरीके से क्या हो गया, तुम्हारा वो हो गया कि मतलब ओमनीवोरस हो गया। तो इस बेसिस पे मतलब क्या कहते हैं हम कैटेगराइज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ऐसे चार्ट बना सकते हैं। यहाँ जो तुम्हारा ओमनीवोरस होगा वो तुम्हारा एनिमल को भी खा, हर्बीवोरस को भी खा सकता है, पूरे हर्बीवोरस को जो तुम्हारे घास को खाते हैं, है ना। और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे एनिमल्स को भी खा सकता है ना। इसी वजह से मतलब क्योंकि उसको ऐसे भी दिखाना चाहिए, ये चीज दिखाना चाहिए, ऐसे एक और डायग्राम बनाना चाहिए था, या पीछे से बताना चाहिए था, ये हो गया। और प्लांट को भी खा सकता है ना। तो मतलब दोनों दोनों को खा सकता है, दोनों को अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन हार्बीवोरस केवल प्लांट को खाएगा, कार्निवोरस केवल एनिमल को खाएगा, ओमनीवोरस दोनों को बेटा खा जाएगा। ये तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, हाँ 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 आ भैया। गया। तो अगर ये खा रहा है तो खा इसी वजह से रहा है ना कि ताकि इसका न्यूट्रिएंट एक तरीके से एब्जॉर्ब हो पाए बॉडी में। तो एक प्रोसेस होता है ना जिस न्यूट्रिशन को हम लोग प्रोसेस होता है कि टेकिंग ऑफ फूड। तो फूड को मुंह में रखने से थोड़ी ना होने वाला है, पहले उसको इंजेक्शन करोगे, फिर उसका डाइजेशन करने की कोशिश करोगे, एब्जॉर्प्शन कराओगे, फिर उसका एसिमिलेशन कराओगे। एसिमिलेशन बेसिकली वही मतलब है कि तुम रेस्पिरेशन कराओगे, फिर जो तुम्हारा बचा कुछ वो तुम उसको एब्जॉर्प्शन करा दोगे। ये सारी चीज हो गई। तो इस बेसिस पे भैया फिर मतलब एनिमल को कैटेगराइज कर सकते हैं, हाँ कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि भैया जैसे एक एनिमल मैंने बोल दिया कि तुम्हारा यूनिसेलुलर हो गया, मतलब कि सिंपल वाले हो गए। फिर दूसरा एनिमल मैंने क्या बोल दिया, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स में तुम्हारा जैसे मल्टी सेलुलर में ह्यूमन बीइंग हो गए। तो यूनिसेलुलर में पहले अमीबा का देख लेते हैं कि अमीबा कैसे इंजेक्शन कर रहा है। तो केवल तुम्हारा यूनिसेलुलर में अमीबा में ही नहीं है, केवल पैरामीशियम भी आते हैं उसमें, पैरामीशियम भी करता है। तो अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको इसको दिखाता हूँ, है ना, ये क्या है तुम्हारा, ये अमीबा का है, ठीक। तो अमीबा क्या कर रहा है, अमीबा तुम्हारा डायरेक्टली अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये फूड को इनटेक करने की कोशिश कर रहा है। पैरामीशियम के पास ये सीलिया हो रखे, उसके थ्रू ये फूड को इनटेक करने की कोशिश करता है। तो ये कैसे करेगा, आओ पहले तुमको अमीबा का दिखाते हो। तो ये जो ग्रीन कलर का तुम देख रहे हो, ये मान सकते हो फूड है या फिर कोई भी एनिमल है ना। ये प्लांट है या फिर कोई भी एनिमल है या कुछ भी, मतलब मैं फूड बोल देता हूँ। तो देखो अमीबा ने क्या किया, इनटेक किया, है ना। तो जो ये जो प्रोसेस होता है जिसने इसने डायरेक्टली ही पूरे एक सेल को खा लिया, इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं फैगोसाइटोसिस बोल देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल्फ फीडिंग बोल देते हैं। डायरेक्टली पूरा खा लिया, ये सारी चीजें कर लिया, है ना। तो इसका अगर मैं जैसे प्रोसेस जो तुमने देखा, ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है। इसने सबसे पहले क्या किया, इंजेक्शन किया, और इंजेक्शन करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या बनाया, इसने पिसीडोपोडिया फॉर्म किया, है ना। तो अभी देखना है पिसीडोपोडिया क्या होता है, फिंगर लाइक परसेप्शन होता है। तो ये तुम्हारे साथ पैरामीशियम है, जो छोटे छोटे जानवरों को खा रहा है, ये तुम्हारा पैरामीशियम। तो ये देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग पिसीडोपोडिया बोलते हैं। तो फिर ये उसको करेगा, वॉक्यूल के फॉर्म में इसने कन्वर्ट कर दिया कि हाँ बेटा अब तो खाना मेरे अंदर आ चुका है। तो ये ऐसे आराम से हो गया, पिसीडोपोडिया फॉर्म बनाया, वैक्यूल को उसके टर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। बाद में क्या होगा कि जैसे इसका वैक्यूल धीरे 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 छोटा होने लगेगा, छोटा होने लगेगा, छोटा होने लगेगा, तो फिर ये क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। तो जैसे ही इसको मान लो कि जैसे इसने फूड को इनटेक किया, और फूड को जैसे उसका वॉक्यूल छोटा किया, और जैसे उसको डाइजेस्ट करेगा, तो वो जो डाइजेशन हुआ उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो तुरंत हो जाएगा। वो तुरंत क्यों हो जाएगा, पूरे बॉडी में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक तो यूनिसेलुलर छोटा हो रखा है, जानवर बहुत छोटा हो रखा है, और कहीं भी हिंड्रेंस नहीं, मतलब कि इसको कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है कि ब्लड के थ्रू जो तुम्हारा फूड डाइजेस्ट हुआ उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं।
इसकी बॉडी इतनी छोटी है कि जैसे ही फूड डाइजेस्ट होगा वो थ्रू आउट द बॉडी वो तुरंत फैल जाएगा, तुरंत वो हो जाएगा। तो मतलब सीधी बात है, ये हो गया। तो मतलब इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी में तुरंत इक्विटली तुरंत हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि हाँ भैया दिखा दिया कि हाँ बॉडी में आपका जो एब्जॉर्प्शन हुआ वो तुरंत बॉडी में तुरंत एब्जॉर्प्शन हो गया। ऐसे सिमुलेशन मतलब क्या है कि अब ये क्या करेगा, आपका रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन मतलब कि आपका रहेगा ऑक्सीजन को लेगा और इसी फूड को जो उसने मतलब डाइजेशन किया, जैसे मान लो कि उसने तुम्हारा कोई भी डाइजेशन किया जिसने तुम्हें ग्लूकोज बनाया है, तो उस ग्लूकोज को, जैसे ग्लूकोज की एनर्जी को एक्चुअली में यूटिलाइज कर पाए, तो माइट्रोकॉन्ड इसके अंदर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा वहां जाके ऐसे स्टिमुलेट कराने की कोशिश करेगा, उस एनर्जी की जो एब्जॉर्ब है उसको मतलब एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको देगा, मतलब बोलेगा कि तुमको जहां जहां जरूरत है, जो जिस चीज की जरूरत है वो काम कर लो। मतलब कि जो बेसिक फंक्शन है हाथ को चलाना, पैर को चलाना, वो रेस्पिरेशन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बनती है उससे। और वो एनर्जी इसी वजह से बनती है, क्यों? क्योंकि फूड आपका एब्जॉर्ब होता है। कहाँ जाके एब्जॉर्ब होता है? सेल में जाके एब्जॉर्ब होता है। अब सेल में एब्जॉर्ब होने के दो तरीके, या तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, अगर एनिमल और प्लांट बहुत बड़ा है तो भाई अमीबा के केस में तो भाई ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैं मल्टी सेलर की बात करता हूँ तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है कि ताकि हर सेल तक तुम्हारा वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो पाए। और डाइजेशन कैसे होगा? डाइजेशन के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। अब अगर मान लो कि सिंपल अगर तुम्हारा वो है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाया जाता है अमीबा में, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए ये। और बाद में तुम्हारा लास्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन, जिसमें तुम्हारा जो वेस्टेज वाला फूड है। तो अगर मान लो कि जो तुम्हारा वेस्टेज फूड बना वो आराम से उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो अगर मान लो कि वाटर है तो वाटर को एज अ वॉक्यूल के फॉर्म में इवैक्यूएट करेगा, बाहर निकालेगा। लेकिन अगर मान लो कि गैस के फॉर्म में है, तो गैस को सिंपल वो डिफ्यूजन के थ्रू वो डिफ्यूज कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो मुझे बताओ एक सिंपल उसमें कैसे एक हो रहा है ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मतलब कि एक न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ भैया, आ गया। भैया। अब देखो ये अगर पैरामीशियम की बात कर देता हूँ तो पैरामीशियम में ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं कि वो तुम्हारा पिस्यूडोपोडा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। इसके बॉडी के अराउंड पाए जाते हैं तुम्हारे सीलिया पाया जाता है, ठीक है? सीलिया फिंगर लाइक। तो वो क्या करते हैं, फूड जो भी आता है उसको उसके माउथ तक पहुंचाता है। माउथ तक पहुंचाने के बाद फिर उसको मतलब क्या करेगा, फिर उसको अंदर जाएगा, डाइजेशन करेगा। फिर उसके बाद वही बॉडी छोटी है तो पूरा डाइजेस्टिव फूड हर जगह फैल जाएगा, तो मतलब एब्जॉर्ब तुरंत हो जाएगा। कोई भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ब्लड सिस्टम की जरूरत नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट की उसकी जरूरत नहीं है। और जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद डायरेक्टली तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर उसको फिर ऐसे सिमुलेट कराएगा। जो ऐसे सिमुलेट हो चुका, जो चीज अनडाइजेस्टेड रह गई या फिर जरूरत नहीं है तो उसको क्या कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा बॉडी से थ्रू आउट, बाहर निकाल देगा, है ना? तो मुझे बताओ इतना आ गया समझ में? हाँ हाँ भैया, आ गया आ गया। आ गया, ठीक, वेरी गुड। तो अब इसी प्रोसेस को, ये जो मैंने सिंपल से जो तुम्हारा यूनिसेलुलर में बताया, अब इसी प्रोसेस को मैं मल्टी सेलुलर में भी लेकर आ सकता हूँ, है ना? कि मल्टी सेलुलर कैसे करेगा, इंजेक्शन करेगा तो डाइजेशन जब करेगा, क्योंकि यहाँ तो डाइजेशन डाइजेस्टिव एंजाइम था, तुरंत हो गया। तो और सिंपल फूड ही खाते हैं, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स फूड खा नहीं सकते, छोटे जानवर है। लेकिन एनिमल तो ज्यादा मतलब क्या कहते हैं हेक्टिक फूड खा सकता है। तो और एक काम करते हैं, अब एनिमल के केस में आते हैं। एनिमल के केस में क्या है, तो हमें पता चला कि हाँ यार एनिमल जब भी तुम्हारा न्यूट्रिशन लेता है तो एक एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू मतलब पूरा प्रोसेस जाता है, जिसमें फूड इनटेक किया जाता है, माउथ से किया जाता है, फिर वो ओसोफेगस से होते हुए जाते 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 वो कुछ इस हिसाब से सारी चीजें होती हैं, है ना? तो अभी देखो जैसे दिखाते हैं, माउथ से गया, ओसोफेगस में आया तुम्हारा, फिर उसके बाद स्टमक में आया, स्टमक के बाद तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि फिर तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन में आया, और बाद में जितना भी अनडाइजेस्टेड वो था वो सब तुम्हारा इयाकुएट हो गया, फिर मतलब कि तुम्हारा एक्सक्रीट हो गया, ये सब हो गया। तो एक छोटा सा तुमको प्रोसेस दिखाई दिया, लेकिन है ना, इसमें तुम्हारा इंजेक्शन भी हो, डाइजेशन भी है, एब्जॉर्प्शन भी हुआ, एसिमिलेशन भी हो रखा है, ठीक है, और साथ में तुम्हारा एक्सक्रीशन भी हो रखा है। लेकिन हुआ क्या, उसको सिंपल वे में दिखाते हैं। तो इंजेक्शन मतलब टेकिंग ऑफ फूड, तो फूड कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लेना तुम्हारा खाने के तरह से हो जाएगा। और यही जैसे ही तुम उसको टेकिंग ऑफ फूड अपने माउथ से लोगे वैसे ही तुम्हारा डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। और डाइजेशन कैसे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे माउथ में पाया जाता है स्लाइवा, है ना? मुंह के अंदर पाया जाता है स्लाइवा, और वो स्लाइवा क्या करता है, जो फूड के अंदर जो तुम्हारा वो होता है, बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो कार्बोहाइड्रेट, तो उस कार्बोहाइड्रेट को तुम्हारा वो डाइजेस्ट कर देता है ना? क्या करेगा, उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, तुम्हारे अमाइलेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये देखो, ये जो फूड जो उसने स्टार्टिंग में खाया था उसमें उसने क्या किया था, उस फूड को जो उसने खाया था, जैसे इसको देखो, तो ये जो फूड खाया उसमें बेसिकली उसने उसको डाइजेस्ट किया, हर चीज डाइजेस्ट नहीं किया, केवल
और ना तो पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर लिया, बस उतना ही कर पाया जितना जरूरी था। लेकिन इसके साथ साथ उसने और भी काम किया, क्या किया, फूड जो थोड़ा हार्ड था उसको वाटर के साथ मिक्स करके थोड़ा सा स्वेटी कर दिया, कि ताकि जब भी तुम्हारे ओसोफेगस में जाए, स्टमक में जाए, तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो तुम्हारा स्वेट आया, तो ये तुम्हारे स्वेट, सॉरी, ये जो तुम्हारा स्लाइवा आया, ये तुम्हारे स्लाइवरी ग्लैंड की वजह से आया, है ना। तो ये जो ग्लैंड है, ये जो तुम्हारा स्लाइवा एक तरीके का हार्मोन है ना। तो ये जो हार्मोन है तुम्हारे कहाँ से है, तुम्हारे ग्लैंड की वजह से आया। तो अभी जब मैं तुमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाऊंगा ना, है ना, तब तुमको और अच्छे से तुमको समझाऊंगा कि ये क्या चीजें होती हैं इंडोक्राइन सिस्टम में। तो ये इस तरीके से हुआ, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से इस तरीके से प्रोडक्शन क्रिएट कर रही है ना। तो चलो ठीक, ये हुआ। तो अब हमें मालूम है कि डाइजेस्टेड फूड कहाँ से होकर जाएगा, तुम्हारा ओसोफेगस से होते हो जाएगा, है ना। और फिर बाद में ओसोफेगस क्या करेगा, वहां पाया रहता है तुम्हारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया रहता है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करेगा, इसी मतलब क्या कहते हैं फूड को, मतलब क्या कहते हैं आगे लेके जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब कि दबना खुलना, दबना खुलना, दबना खुलना, कि ताकि उस चीज को पुश करे। जैसे मैंने वो वाला एग्जांपल बताया था कि जैसे सॉस वाला, सॉस की बोतल को जब आप दबाते हो तभी खुलता है, और जैसे आप ओपन करते हो तो फिर वो मटेरियल फिर आगे आता है, फिर इस तरह से कर करके आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आप बड़े आराम से क्या कर लेते हो, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है आप उसको आगे बढ़ा देते हो, स्टमक पे बढ़ा देते हो। चलो अंश, मुझे बताओ स्टमक में कौन कौन से डाइजेशन होते हैं, क्या भैया? स्टमक में कौन कौन सा डाइजेशन होता है, मतलब स्टमक में कौन सा फूड डाइजेस्ट होता है, कौन कौन सा फूड डाइजेस्ट होता है, मेनली कौन सा फूड डाइजेस्ट होता है, बताओ। स्टमक को पता नहीं भैया, पता नहीं ना, ठीक है, तो ध्यान से देख, ठीक है। तुम्हारा स्टमक में जो प्राइमरी फूड जो डाइजेस्ट होता है वो तुम्हारा प्रोटीन होता है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। और प्रोटीन डाइजेस्ट क्यों होता है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट तभी होगा, माइक ऑफ करो, प्रोटीन डाइजेस्ट तभी होगा जब वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एसिड की प्रेजेंट में आएगा, है ना। एसिड की प्रेजेंट में आएगा तभी वो तुम्हारा वो चीज हो पाएगा। तो याद रखो, यहाँ तुम्हारे एक स्प्रिंटर अभी दिखाते तुम्हें, ठीक है, इसको देखो। और अब मुझे मालूम है कि अगर बॉडी में अगर तुम्हारा एसिड आ रहा है, HCl आ रहा है, और वो भी तुम्हारा कंसंट्रेटेड हो रखा है, तो HCl तुम्हारी बॉडी को खराब भी कर सकता है। तो उसकी वजह से एक और चीज सीक्रेट करती है तुम्हारी बॉडी, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वो है तुम्हारा म्यूकस है। तो म्यूकस वो तुम्हारे तुम्हारे बेसिकली उसके साथ अटैच हो जाती है, तुम्हारे लाइनिंग के साथ, स्टमक की लाइनिंग के साथ। तो वो तुम्हारे हैम्पर भी नहीं करता है, और साथ ही साथ जो तुम्हारा HCl होता है खाने को डाइजेस्ट करने के साथ साथ वो क्या कर देता है, तुम्हारा उसको भी कर देता है, तुम्हारे जो जर्म्स आ रखे हैं उनको भी किल कर देता है, ये इस काम में भी आ जाता है ना। तो ये इसका फंक्शन है। तो अगर इसको तुम देखोगे ध्यान से तो तुमको समझ में आएगा। और ये जो तुम्हारा ये जो खोला था ना, ये स्पिंटर मसल है, ये तुम्हारा वही खाना है जो तुम्हारा वहां से आया है, बेसिकली ओसोफेगस से आया। तो ये ओसोफेगस से खाना आया, तुम्हारे इस HCl में गया, यहाँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। तो अभी तुम है ना, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई ये चीज। लेकिन अभी मुझे बताओ प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है, उसको मैंने कुछ बताया था, कुछ तरीका बताया था, बताओ मुझे, नहीं याद है, बताते हैं। ये देखो, सबसे पहले प्रोटीन जब तुम्हारा जब भी एसिडिक मीडियम में आएगा, तो जो तुम्हारे जो एंजाइम है, जो पेप्सिन बेसिकली क्या करता है, पेप्सिन तुम्हारा वो करता है। जैसे मान लो कि स्लाइवा तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट को तुम्हारा वो करता है, डाइजेस्ट करता है अमाइलेज में, ठीक वैसे तुम्हारा पेप्सिन करता है। लेकिन पेप्सिन अकेले नहीं कर सकता, उसको क्या चाहिए, उसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, तो पेप्सिन हाइड्रोक्लोरेट की मदद से बड़े आराम से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा छोटे छोटे तुम्हारे अमीनो एसिड में। ये तो याद रख लेना, एंजाइम जो पेप्सिन है वो तुम्हारे पेट में पाया जा रहा है, और वो तुम्हारा किसको डाइजेस्ट कर रहा है, तुम्हारा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये, लेकिन पेप्सिन अकेले नहीं कर सकता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेगा। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर रहा है तो पेट को जला सकता है। तो इसी वजह से पेट के साथ साथ तुम्हारा और भी चीज पाई जाती है, वो है म्यूकस, है ना। तो म्यूकस क्या करता है, उसको सेव कर लेता है। और यही तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक तुम्हारा केवल तुम्हारा पेप्सिन की मदद नहीं करता, इसके साथ साथ जो फूड आता है उसको भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, उसमें जो जम्स है उनको भी ये किल कर देता है। ये है। हाँ पूछ। भैया प्रोटीन फुली डाइजेस्ट नहीं होता है ना स्टमक में, लास्ट में फुली डाइजेस्ट वो स्मॉल फुली इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं, होता है ना। मतलब कि जो फूड होता है धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हुए जाता है, ये समझ में आ गया। हाँ तो फुली डाइजेस्ट नहीं प्रोटीन होगा, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में कायदे से हो जाता है ना, मतलब। वहां तुम्हारा फुल डाइजेशन होता है किसी भी फूड का, अगर होना होगा तो। अगर वहां भी नहीं हो पाएगा तो फिर बॉडी हमारी उसको एक्सक्रीट कर देती है। डाइजेशन, लास्ट डाइजेशन जो होता है वो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, क्योंकि उसके बाद फिर कहीं भी कोई डाइजेशन के लिए कोई ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन है ही नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन केवल एब्जॉर्प्शन करता है।
और वो भी तुम्हारा केवल वाटर को एब्सॉर्ब करेगा, मिनरल्स को एब्सॉर्ब करेगा। वो कोई भी डाइजेशन डाइजेशन नहीं करता। डाइजेशन तुम्हारा माउथ करेगा, तुम्हारा स्टमक का करेगा, और तुम्हारा केवल केवल स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खाना तुम्हारे मुंह से गया, अब तुम्हारे पेट में आया, मुंह में तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा वो हुआ, डाइजेस्ट हुआ, पेट में तुम्हारा प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, लेकिन अभी भी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुए, ये चीजें नहीं हुए। तो अब अगर उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट होना, तो इसका मतलब क्या है कि अब फूड को उसको कहाँ आना पड़ेगा? बताओ, फूड को स्मॉल कहाँ आना इंटेस्टाइन पड़ेगा? भैया, उसको स्मॉल आना पड़ेगा इंटेस्टाइन। तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आना पड़ेगा। तो भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो फिर आपको फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं? तो भाई देखो, एंजाइम पाए जाते हैं, और वो एंजाइम दो जगह से आते हैं। एक लीवर की जगह से आते हैं, एक पेनक्रियास की जगह से आते हैं। तो जो लीवर में जो आपका एंजाइम आता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइल, जो कि बाइल। येलो कलर का होता है। और इसका काम ये होता है कि जो फूड तुम्हारा स्टमक से आया, जो एसिडिक हो रखा है, उसको वो कर दे, मतलब क्या कर दे, एल्कलाइन कर दे, कि एसिड ताकि जो उस एल्कलाइन। फूड में जो तुम्हारा वो है, जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, वो तुम्हारा ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब कि वहां तुम्हारा जो तुम्हारा वो हो जाए। तो इसका मतलब है ये हो गया। तो पहले मुझे बताओ, तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? हाँ हाँ, ये आ गया ठीक आ है। गया। तो याद रखो, बाइल जूस का केवल काम इतना है कि वो केवल और केवल क्या करेगा, तुम्हारे फूड को एल्कलाइन करेगा। लेकिन अगर मैं बात कर देता हूँ कि फिर भैया वो जो क्या, फिर मतलब बाइल ही जूस तुम्हारा बेसिकली मतलब क्या कहते हैं कि इमल्सिफाई, मतलब क्या कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को मतलब ब्रेक डाउन करेगा? नहीं, कार्बोहाइड्रेट को नहीं करेगा ब्रेक डाउन, वो आपको फैट को ब्रेक डाउन करता है, मतलब फैट को तोड़ने की कोशिश करता है। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है पैनक्रियास करता है, याद रख लेना। पैनक्रियास तुम्हारा करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, ये चीज करेगा। और क्यों कर पा रहा है? क्योंकि लीवर ने बाइल जूस निकाला, जो कि उस एसिडिक फूड को क्या कर पा रहा है, बेसिकली एल्कलाइन कर पा रहा है। क्योंकि आप पैनक्रियाटिक जूस तो भेजेगा, एमाइलेज भेजेगा, लेकिन वो एमाइलेज काम ही नहीं आएगा अगर फूड आपका वो हो रखा है। तो इसका मतलब है पैनक्रियाटिक जूस जो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम भेज रहा है वो है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ताकि नाम कंफ्यूज ना हो, है ना? और इसके साथ साथ तुम्हारा ट्रिप्सिन भी भेज रहा है और लाइपेज भी भेज रहा है। ठीक है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ये सारे के सारे जितने भी जूस है सब तुम्हारे पैनक्रियाज से निकल रहे हैं। लेकिन पैनक्रियाटिक एमाइलेज तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, बड़े आसानी से फूड कार्बोहाइड्रेट को तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कन्वर्ट कर पा रहा है ना? वो इसी वजह से कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि बाइल जूस ने हेल्प कर दी। ये ट्रिप्सिन तुम्हारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज तुम्हारे जो बचा कुचा जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, ये है। तो इस चीज को समझो, ये जो तुम देख रहे हो, ये पहला वाला फिगर, ये तुम्हारा लीवर का है। और ये जो तुम ये जो जो देख रहे हो ना, जो इस तरीके से है, ये तुम्हारा क्या है, यहाँ तुम्हारा बाइल जूस तुम्हारा स्टोर होता है। तो ये बाइल जूस जाता है, तो ये तुम देख सकते हो बाइल जूस आ रहा है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इसको बोलते हैं पैनक्रियास बोलते हैं। और इस पैनक्रियास में तुम्हारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी पाया जा रहा है, ट्रिप्सिन भी पाया जा रहा है, और तुम्हारा लाइपेज भी पाया जा रहा है, ये। और ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि ये तीन बड़े आराम से वर्क कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? तो चलो ठीक है, अगर मान लो कि बाइल जूस नहीं होता तो ट्रिप्सिन और लाइपेज काम कर जाएगा, लेकिन पैनक्रियाटिक एमाइलेज नहीं काम कर पाएगा। तो एमाइलेज को काम करने के लिए भगवान ने लीवर लीवर बनाया, लीवर में बाइल जूस बनाया। बाइल जूस क्या कर रहा है, उसको एल्कलाइन कर दे रहा है, और साथ ही साथ कुछ कचा पुचा जो तुम्हारा फैट वैट है उसको भी वो कर दे रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? चलो वेरी गुड। अब मैं बोलता हूँ कि चलो फूड डाइजेस्ट हो गया, तो अब मुझे बताओ फूड कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है? स्टमक में हो रहा है तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं कि वहां भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है, मतलब कि एक तरीके से तुम्हारा स्टमक में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, और तुम्हारा वहां हो रहा है, मतलब कि वहां हो रहा है, तुम्हारे माउथ में हो रहा है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि वो जो डाइजेस्टेड फूड है, वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, तो वो कैसे जा पाएगा? वो तभी जा पाएगा ना जब हमारे बॉडी में तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। बताओ मुझे, हाँ हाँ। है ना? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा कि नहीं होगा? तो ब्लड तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह फूड को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर मान लो कि अगर कोई फूड है, अगर मुंह से ही अगर तुम्हारा मतलब ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, मतलब मुंह से ही हो पा रहा है तो ठीक है। लेकिन लेकिन ज्यादातर जो फूड जो तुम्हारा डाइजेस्टेड रहता है, वो एब्जॉर्ब कहाँ से होता है? तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। और यही स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारे काफी छोटी 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 तुम्हारी विली पाई जाती है, जो एब्जॉर्ब फूड को तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करती है, मतलब सॉरी, जो तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करने की कोशिश करेगी, बेसिकली फिर मतलब क्या कहते हैं कि उसको वो करेगी। यार ये कैन नॉट रन वीडियो बता रहा है। ठीक है, एक सेकंड, है ना? वो दिखाते हैं, ये कैसे हो सकता है? ग्लिच कर गया मेरे ख्याल से, रुको। आप देखो, है ना? तो ये क्या है, ये तुम्हारे, एक सेकंड बना,
तो यहाँ देखो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाई जाती है, विली पाई जा रही है। तो जो डाइजेस्टेड फूड है, जो कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड है, वो तुम्हारे इस विली के साथ तुम्हारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन एब्जॉर्ब होने के बाद डाइजेस्टेड फूड को कहीं ना कहीं तो जाना है ना, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड की रिक्वायरमेंट का सेल के अंदर है। तो सेल को वहां तक कौन पहुंचा पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पहुंचा पा रहा है, मतलब कि ब्लड पहुंचा पा रहा है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हमने इसको अलग ही तरीके से पढ़ने की कोशिश की है, जिसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, हार्ट के बारे में पढ़ा, वो सारी चीजें पढ़ा। तो वो बात की बात है, लेकिन अभी हम लोग केवल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, तो न्यूट्रिशन पे ही फोकस करते हैं। तो वो डाइजेस्टेड फूड हो गया, डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट होने के बाद फिर वो एसिमिलेट हो जाएगा, मतलब कि वहां रेस्पिरेशन हो जाएगा। और रेस्पिरेशन का भी अलग से पढ़ लिया। फिर हमने ये भी जान लिया कि जो तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड होता है, जो इमीडिएटली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, या फिर मान लो इमीडिएटली यूज नहीं हो पाता, फिर वो लीवर में स्टोर होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये चीजें, इसी वजह से हम लोग उसको बोलते हैं फैटी लीवर हो रखा है, ये सारी चीजें हो रखी है। और जब मान लो कि जब सारी चीजें ये हो गया, सब फूड जितना एब्जॉर्ब होना था हो गया, जितना अनडाइजेस्टेड फूड थे सब, बाद में क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पहले वो कहाँ निकलेगा, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, तुम्हारा वो जो फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो भी फूड है, वो तुम्हारा क्या करेगा, उससे जितना भी वाटर है, मिनरल्स है, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम तुम्हारा किसका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का था। और फिर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एकदम सॉलिड हो जाएगा। और जब ये तुम्हारा सॉलिड हो जाएगा, तो ये तुम्हारा रेक्टम के थ्रू, मतलब क्या कहते हैं, बड़े आराम से एज अ फीसेस या फिर स्टूल के थ्रू ये तुम्हारा निकल जाएगा। तो यहाँ भी तुमको एक तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिला है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? आ गया। और जब भी आप कभी भी फूड खाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप फूड को अच्छे से नहीं खाओगे, ये सारी चीजें नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको डेंटल कैरीज भी होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जब आपका ग्लूकोज, ये सारी चीजें जब आपका ब्रेक डाउन होती है, तो धीरे धीरे आपके ये टूथ डिके भी करती है। तो ये चीज को मैंने मैंने बड़े आराम से उसमें भी बता रखा है, तुम्हारे एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में, कि टूथ डिके कैसे होता है, डेंटल कैरीज में क्या होती है ना, जिसमें आपके जो ऊपर वाली जो एनेमल होती है वो धीरे धीरे इरोड हो जाती है। और वो इस वजह से वजह होती है कि वहाँ बैक्टीरिया का अकुमुलेशन होने लगता है, वो धीरे धीरे अपना एसिड को रिलीज करते हैं, मतलब कि वो अपना एंजेशन को रिलीज करते हैं। तो धीरे धीरे आपका यहाँ एक तरीके से आपको, क्योंकि देख सीधी बात है, जब भी हम शुगरी सब्सटेंस खाएंगे, तो कहीं ना कहीं एसिड प्रोड्यूस होगा, और वो एसिड क्या करेगा, ये टूथ एनेमल और टूथ डिके को करने, मतलब हटाने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो मुझे बताओ, इतना आ गया समझ में? इतना आ गया? हाँ भैया। हाँ। तो ये तुम्हारा न्यूट्रिशन प्रोसेस था, है ना, जिसमें न्यूट्रिशन में तुमने क्या किया, फूड को इनटेक करने की कोशिश की है, फूड को लेने की कोशिश की है। अब तुम फूड ले चुके हो, फूड मतलब एब्जॉर्ब कर, तुमने एक तरीके से मान लो कि तुमने एब्जॉर्ब करा लिया, इमेजिन करो, एब्जॉर्ब करा लिया, विद एब्जॉर्ब करा लिया, मतलब एब्जॉर्ब करा लिया स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब आपने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, इस चीज को भी इमेजिन कर लो, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, है ना, ये हो गया। लेकिन अब उस फूड को एसिमिलेट करना, मतलब कि रेस्पिरेशन करना है। तो हमने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा था बड़े आराम से, कि हाँ रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है। तो पहले मुझे तू बता अंश, मेरे को रेस्पिरेशन की, मेरे को एक क्वेश्चन बता। हाँ भैया पूछे। बता भाई, रेस्पिरेशन क्या मतलब भैया, रेस्पिरेशन क्या? हाँ रेस्पिरेशन मुझे बता, क्या होता है? अरे रेस्पिरेशन भैया, ग्लूकोज जब हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करके उसे यूज करती है, तो नहीं, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करके जब ग्लूकोज बनाती है। अच्छा, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करते हैं। हाँ भैया, ऑक्सीजन को ही तो ब्रेक डाउन करेगी। गधा कहीं का, फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। हाँ हाँ भाई। हाँ वही नहीं, क्या बोल रहे हो, भैया भी और क्या करो अभी और भी क्लास, हाँ बिल्कुल हो सकती है ये, है ना। तो ये देखो, जैसे ये तुम्हारी मसल फाइबर है ना, ये तुम्हारी ब्लड वेसल जा रही है, वो ब्लड वेसल तुम्हारी क्या लेकर आ रही है, तुम्हारे ऑक्सीजन लेकर आ रही है। और ऑक्सीजन क्यों लेकर आ रही है, कि इनकेस अगर मान लो कि आपके यहाँ तुम्हारी चीजें डिस्टर्ब हो रखी है, सारी चीजें हो रखी है, तो वो जो फूड है, जो आपके मतलब सेल के पास फूड है, उसको वैसे सिमुलेट करा पाए, मतलब कि उससे वो एनर्जी निकाल पाए और अपने आप को हील करा पाए। तो वो हील तभी करा पाएगा जब आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे आप रेस्पिरेशन करा पाओगे, है ना। तो जब आप एसिमिलेशन कराते हो, मतलब कि रेस्पिरेशन कराते हो, तो आप उसको अपनी एनर्जी के इस्तेमाल करते हो। अब उससे आप अपनी ग्रोथ भी कर सकते हो, अपनी बॉडी की रिपेयर भी कर सकते हो, जो जो चीज की जिस जिस चीज की बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो है ना। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि बॉडी को चाहिए भाई फ्यूल,
है ना, और फ्यूल वो फूड से मिल जाएगा, फूड डाइजेस्ट भी हो जाएगा, फूड एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। लेकिन अगर उसको एसिमिलेट कराना है तो उसके लिए चाहिए भाई ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, इस ब्लड सिस्टम से आएगा, जो कि हमने बोल रखा है ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोल रखा है। तो यहाँ से तुम्हारी ऑक्सीजन आ रही है, जो तुम्हारे एवोलीज से होते हुए जाके बड़े आराम से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि फिर तुम्हारे वो पल्मोनरी वेन से होते हुए फिर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे लेफ्ट आर्टरिया रीजन से निकल के लेफ्ट आर्टरिया रीजन में जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल रीजन में पुश होके आर्टरिया के थ्रू अलग अलग तुम्हारे बॉडी पार्ट्स में जाके ऑक्सीजन पहुंचाएगी, ताकि उस जगह जाके फिर तुम्हारा जो फूड है वो तुम्हारा रेस्पिरेट कर पाए। ये है। तो इसका जो तुमने प्रोसेस बोला ये है कि जिसमें फूड ऑक्सीजन की हेल्प से उसको डाइजेस्ट करेगा, क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, एनर्जी यूटिलाइज करेगा अपने बॉडी की प्रोडक्शन के लिए, अपने सेल ग्रोथ के लिए, रिपेयरमेंट के लिए। बाकी ये दो चीजें उसके लिए क्या हो जाएंगी, एज अ वेस्टेज कंसीडर की जा सकती हैं। तो तुम ऐसा भी बता सकते हो कि सेल है, सेल के अंदर फूड है, भैया डाइजेस्टेड फूड है। क्या कह रहा हूँ, भैया ऑडिबल नहीं हो ऐसे। किसको किसको ऑडिबल नहीं है? भैया अभी थोड़ी देर पहले नहीं था, अब है ऑडिबल। ठीक है, हाँ। तो याद रख लो, सेल के अंदर तुम्हारा क्या आ गया, फूड है, एब्जॉर्ब फूड है, लेकिन उस एब्जॉर्ब फूड को एनर्जी में कन्वर्ट तभी होगा जब रेस्पिरेशन होगा, मतलब कि एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन तभी हो पाएगा जब आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे आपने एनर्जी बना ली, वो एनर्जी किस फॉर्म में बनाई, एटीपी एनर्जी बनाई, वो बाद में मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन हमें पता चल गया कि हाँ ये है। तो उसमें जो दो बाय प्रोडक्ट निकले, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट निकला और आपका वाटर निकला, ये चीज है ना। तो अगर मैं ये सिंपल से मैंने अभी बताने की कोशिश की, लेकिन अगर ये चीजें हो रही हैं तो वो क्यों हो पा रही हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक तो ब्रीथिंग भी हो रहा है, एक तुम्हारा रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथिंग में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक बार इनहेल करते हैं, एक बार एक्सहेल करते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन को अंदर लिया, फिर तुम्हारे जो बची कुची ऑक्सीजन है उसको छोड़ा, उसके साथ साथ CO2 को भी छोड़ा, है ना। तो ये एक प्रोसेस है, पूरी ब्रीथिंग प्रोसेस है जिसपे तुम्हारा रेस्पिरेशन डिपेंड हो रखा है ना। तो इस चीज को याद रखना। और वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वो विद द हेल्प ऑफ लंग, विद द हेल्प ऑफ ओवलीज, इन थ्रो के थ्रू आ रही है। और जब ये यहाँ से आएगी तो ये ऑक्सीजन तुम्हारे हर एक सेल में जाएगी जहां जहां फूड तुम्हारा है, ताकि वो फूड तुम्हारा रेस्पिरेट कर सके। लेकिन मैं बोलूँ चलो ठीक है भैया, आपका फूड तक आपका ऑक्सीजन चला भी गया, लेकिन वो रेस्पिरेट कैसे, ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके उस सेल के अंदर पाया जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया बेसिकली हेल्प करता है कि चल ठीक है, ऑक्सीजन भी आ गया, अब्जॉर्ब फूड भी आ गया, अब एक काम करते हैं, इस फूड को तोड़ते हैं और तोड़ के तुम्हारा एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और अगर आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया को देखना है तो आप देख सकते हो, इलॉन्गनेटेड होगा, ठीक है। ओवल शेप में भी पाया जा सकता है, इलॉन्गनेटेड शेप में भी पाया जा सकता है, डबल मेम्ब्रेन होता है ना? इनके अंदर तुम्हारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। यहाँ ये तुम्हारे क्या करते हैं, ये फूड ऑक्सीजन को लेते हैं, फूड को लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। इसी वजह से एक सेल के अंदर काफी ज्यादा तुम्हारे माइट्रोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, कि ताकि एक माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा तो ज्यादा उसको लोड पड़ेगा, इस वजह से एक सेल के अंदर ज्यादा माइट्रोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, आपने इसमें पायरोवेट टायरोवेट भी होता है। हाँ, अभी वो सब आएगा, आगे आएगा बेटा। अभी मेरे को बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो अभी जब मैं हाँ नॉर्मल नॉर्मल उसमें बोल रहा हूँ तो मैंने ये बोला कि हाँ भैया, आपकी एनर्जी जो बन रही है वो एटीपी में बन रही, तो मैंने बोल दिया कि हाँ एटीपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनो ट्राइफॉस्फेट बनती है ना। और वो पहले से कुछ कुछ एनर्जी रहती है, लेकिन जब एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल और आता है तब वो तुम्हारी एटीपी बनती है। मतलब उससे पहले तो तुम्हारा एडीबी ही रहता है, एडीबी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ये चीज है डाइफॉस्फेट। ना। तो जब तुम्हारा ऑक्सीजन लेते हो और जब ऑक्सीजन लेके फिर मतलब रेस्पिरेशन करते हो, तो उसमें एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल तुम्हारे उस एडीपी के साथ मिलकर तब तुम्हारा जाके मतलब क्या कहते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी हो रखी होती है। क्या हो रखी होती है? सबसे ज्यादा एनर्जी हो रखी है। तो अगर मान लो कि दो, केवल ये दो होंगे तो एनर्जी अभी भी रहेगी, क्योंकि अभी भी इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल ही है वो, लेकिन एडीबी में है, लेकिन कम एनर्जी है उसमें, एनर्जी थोड़ी कम निकल रही है ना। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एक फॉस्फेट और जुड़ गया, क्यों जुड़ गया? क्योंकि मैंने रेस्पिरेशन किया जिसमें ऑक्सीजन ने क्या किया, फॉस्फेट मॉलिक्यूल को बड़े आराम से इस एडाइन तुम्हारे मॉलिक्यूल और राइबोस के साथ जोड़ दिया, तो अब उसमें और एनर्जी होगी, क्योंकि जब भी वो ब्रेक डाउन होगा तो और एनर्जी होगी। तो फिर ये आ गया। तो इसका मतलब है कि कभी भी आपकी एडीपी एनर्जी को मैं ब्रेक डाउन, मतलब कि एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करें, तो इसका मतलब क्या है कि मैं रेस्पिरेशन की हेल्प से उस एनर्जी को, फॉस्फेट को उसके साथ टच कर दूंगा, मतलब जोड़ दूंगा, तो बाद में वही एटीपी तुम्हारा बन जाएगा।
और बाद में जब इस एटीपी को जरूरत होगी तो उस हाई एनर्जी को मैं फिर से एडीबी में, फॉस्फेट में और अपने एनर्जी यूज में इस्तेमाल कर सकता हूँ जहां जहां भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी। और इस प्रोसेस के लिए टोटल एनर्जी यूटिलाइज होती है वो 30.5 केजी पर मोल होती है। ये है ना। तो इसको भी तुम ऐसे बता सकते हो कि हाँ ठीक है, आपने ग्लूकोज लिया, वो ग्लूकोज आपके अंदर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रखा है, सेल के अंदर हो रखा है ना। और वो आपको एनर्जी तभी देगा जब आप उसको रेस्पिरेशन करोगे, और जब आप रेस्पिरेशन करोगे तो आपकी एटीपी एनर्जी बनेगी, और वो एटीपी एनर्जी बेसिकली बोला जाता है जो आपको ताकत देती है। तो मतलब हम लोग बोलते हैं ना भाई डाइजेस्टिव फूड में जो तुम्हारा ताकत देता है वो न्यूट्रिएंट देता है, बिल्कुल देता है। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं यार न्यूट्रिएंट नहीं देता है, वो तुम्हारा मतलब न्यूट्रिशन नहीं देता, फूड नहीं देता, न्यूट्रिएंट देता है। अच्छा ठीक है भाई न्यूट्रिएंट देता है, तो फिर तुमने बोला कि भाई क्या न्यूट्रिएंट भी तुम्हारा बाद में डाइजेस्ट होता है? हाँ भाई न्यूट्रिएंट भी डाइजेस्ट होता है। अच्छा न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हो गया, अब क्या होगा? अब डाइजेस्टेड फूड देगा? नहीं 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 भाई, डाइजेस्टेड फूड भी नहीं देगा। जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हुआ है वो अलग अलग फॉर्म में तो हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो कि भैया मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ, तो भाई ग्लूकोज तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया उसको एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट करता है कि इतनी ताकत बना दे कि हाँ जो अगर मान लो कि न्यूट्रिएंट ऐसा तुम्हारा प्रोटीन है तो उसको प्रोटीन का इस्तेमाल कहाँ करना वो हो जाए। तो भाई मतलब कि अगर ग्लूकोज को अगर मेरे को डाइजेस्ट करना है, ग्लूकोज का अस्थि इस्तेमाल करना है, तो भाई मैं वो एटीपी एनर्जी के फॉर्म में ही कर पाऊंगा। और जब भी मैं एटीपी बनाता हूँ तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी एज अ वेस्टेज बाय निकल प्रोडक्ट। जाता है। ये तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ भैया, हाँ समझ आ में गया आ ना। अभी ये ठीक है, तो इस चीज को याद रख लो, है ना। फिर इसके बाद मैंने ये भी ये हो गया ठीक। अब फिर इसके हिसाब से मैंने बोल दिया कि हाँ भैया एटीपी बन गया, ये सब बन गया। लेकिन अगर भैया जैसे मान लो कि अगर मैंने ऑक्सीजन नहीं दिया तो क्या होगा? तो मैंने बोला भाई देख, अगर तूने ऑक्सीजन नहीं दिया तो तुझे लग रहा होगा कि हाँ तेरे को उतनी एनर्जी मिलेगी, लेकिन नहीं, उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी एज कम्पेयर टू मतलब कि अगर तूने ऑक्सीजन दिया है। तो क्या भैया मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। एक को मैं बोल दूंगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक को बोल दूंगा एनोरोबिक रेस्पिरेशन। भैया एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब मेरे को लग रहा है ये ऑक्सीजन वाला होगा। हाँ, तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें आप ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से करते हो, ऑक्सीजन की सप्लाई माइटोकॉन्ड्रिया में अच्छे से करते हो कि जो आपका ग्लूकोज है वो बड़े आराम से तो आपका मतलब एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो यहाँ 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स को बना पा रहा है। लेकिन मैं बोलूंगी क्या ग्लूकोज को मतलब डाइजेस्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब चेंज करता है एटीपी में? नहीं यार भैया ऐसा नहीं है। ग्लूकोज आपका साइटोप्लाज्मिक ग्लाइको प्रोसेस के थ्रू आपके पायरुवेट्स में कन्वर्ट होता है दो मॉलिक्यूल्स में। बाद में वही दो मॉलिक्यूल्स मतलब क्या कहते हैं कि उस माइट्रो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया उसको 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये तो मुझे बताओ इतना याद आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने ग्लाइकोसिस प्रोसेस बताया था, ये सब हाँ चीजें हाँ हाँ। आ गया ना। ये है। तो फिर ये इसमें मैंने दिखाया था कि हाँ ये जो वीडियो है, इस वीडियो को इमेजिन करो कि इसमें जो ग्लूकोज आया है, अभी जैसे मान लो कि ग्लूकोज आ रहा है, ठीक है, ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, सेल के अंदर चला गया। तो जब सेल के अंदर जाएगा तो साइटोप्लाज्म पहले ग्लूकोज को ग्लाइकोसिस प्रोसेस के थ्रू तोड़ेगा, तोड़ के क्या बनाएगा, दो पायरुवेट में अगर मान लो कि कन्वर्ट कर रहा है, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया उस दो पायरुवेट को क्रेब्स साइकिल्स के थ्रू ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको 38 एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है। क्रेब्स साइकिल में अगर मान लो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा है तो इसका मतलब है कि भाई वो तुम्हारा एक एरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब कि उसमें ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा मतलब रेस्पिरेशन हो रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि भाई अगर उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से एनोरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो अभी अगर जैसे मान लो अभी तुमको दिखाते हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज आया साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोसिस प्रोसेस से दो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया ने मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसको ऑक्सीजन की डिमांड नहीं मिल पाई, ऐसा चीज नहीं मिल पाई। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल बने एटीपी के बने, वो कितने बने, बस केवल दो एटीपी के मॉलिक्यूल बने। और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं CO2 के साथ साथ तुम्हारा एथेनॉल बन गया। इसको क्या बोलेंगे, एथेनॉल बोल देंगे, ये चीज बोल देंगे, एथेनॉल बन गया। तो एथेनॉल बना भैया, ये कैसे पता करेंगे, तो ये देखो ये चीज मैंने दिखा दिया। तो अगर तुम इनको ध्यान से देखोगे तो इन बैलून के अंदर क्या डाला जा रहा है तुम्हारा, ये एक तरीके को बोल सकते हो कि तुम्हारा मतलब फूड डाला जा रहा है, ठीक है। ईस्ट 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 ना है ना, भैया। मतलब नहीं फूड, ईस्ट मतलब ये फूड है, शुगर फूड है, क्योंकि शुगर तुम्हारा एनर्जी को कन्वर्ट करेगा ना एटीपी एनर्जी में। ठीक है, तो ये तो अभी देखो एक में हमने भैया बॉम्ब, हाँ बोलो। जब 38 एटीपी बन रही थी एरोबिक में, तो क्या बाय ईस्ट तुम्हारा प्रोडक्ट जानवर है जो उस चीज को डाइजेस्ट कर रहा है। ईस्ट क्या है, हाँ तुम्हारा हाँ जानवर है जो समझ शुगर गया। को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है ये। और जब 38 एटीपी बन रही थी उसमें, तब हमारा बाय प्रोडक्ट कौन कौन से दो बन रहे थे?
तो तुम्हारा मतलब CO2 बनना था, हाइड्रो वाटर बनना था। हाँ बस ठीक है। ये मैं तो अब, एथेनॉल हाँ तो ये देखो, जैसे इसको देखो, मैंने क्या किया, बैलून लगा दिया, तीनों को बैलून को कवर कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं 1 घंटे बाद देखूंगा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जिसमें मतलब मैंने शुगर डाला था उसमें ज्यादा फर्मेंटेशन हुई है, ज्यादा फर्मेंटेशन हुई है बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। एक बार फिर से तुम उसको देखो ध्यान से, ये क्या है, ये तुम्हारा शुगर है, सॉरी इसको फिर से देखो, ठीक है। 3 बॉटल ली, 3 बॉटल में ईस्ट डाला, ईस्ट मतलब बेसिकली समझते क्या होता है, ईस्ट तुम्हारा बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रेस्पिरेशन कर लेता है, ये एक एग्जांपल मैंने दिया। और वो जो रेस्पिरेशन करता है उसमें एथेनॉल बनता है, एथेनॉल के साथ साथ CO2 भी बनता है। तो हमें कैसे पता चला कि हाँ भैया मतलब क्या कहते हैं कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन ही हुआ है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो, तो वो इस वजह से क्योंकि हमने इसको बैलून लगा दिया, ऑक्सीजन आ ही नहीं सकती है। तो ऑक्सीजन आ नहीं सकती तो देखो क्या हुआ कि जो तुम्हारा बेसिकली वो था, जो ईस्ट वाला जो जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि शुगर पड़ा था, जिसमें फूड था, उसको उसने एनारोबिक रेस्पिरेशन करके उसने क्या किया, बेसिकली उसको मतलब एथेनॉल में कन्वर्ट किया, एथेनॉल में कन्वर्ट करने के साथ साथ CO2 भी ज्यादा निकाली, ये किया, है ना। तो जिसमें ज्यादा शुगर था उसमें ज्यादा तुमको देखने को मिला, जिसमें कम शुगर था उसमें कम देखने को मिला, ऑक्सीजन की सप्लाई कम, लेकिन ईस्ट कर सकता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो उसने एनारोबिक रेस्पिरेशन किया, मतलब कि उसने एक तरीके से फर्मेंटेशन प्रोसेस की, ये चीज है। तो अगर तुम उसको ध्यान से देखो तो यही है, ये क्या है, ईस्ट सेल है, इस सेल के अंदर शुगर आया, शुगर ने उसको तोड़ा, अल्कोहल बनाया, CO2 बनाया। तो वो जो गैस के फॉर्म में देख रहे हो वो CO2 है, लेकिन अगर तुम इसको अगर थोड़ी देर के लिए अगर रख दोगे तो तुमको उसमें एक लिक्विड जैसा मटेरियल भी दिखाई देगा। वो लिक्विड मटेरियल क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ईस्ट, सॉरी उसको एथेनॉल बोलते हैं, है ना। और इसी फॉर्म में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, दारू भी बनती है, ये सारी चीजें बनती है, यही चीज है। तो जैसे इसको देखो, इसको और अच्छे से समझ जाओगे, इसमें भी वही चीज है। ये गर्म पानी है, गर्म पानी ईस्ट में इस वजह से डाला जाता है कि ताकि वो और एक्टिव हो जाए, जल्दी एक्टिव हो जाए, हाइपर एक्टिव हो जाए, ये है। वरना वो स्लो प्रोसेस करेगा, स्लो डाइजेशन करेगा, ये चीजें करेगा। इससे क्या है, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, शुगर डाला, तो शुगर डालूंगा तो ये इसको मतलब काम करना चाहिए, अब डाइजेशन करेगा। तो डाइजेशन मेरे को मालूम है कि भैया ईस्ट मतलब क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी। तो हमको पता चल गया कि हाँ यार ये तुम्हारा CO2 निकाला और एथेनॉल बनाया। तो अगर मुझे चेक करने की नहीं है CO2 बनाया, तो मैं क्या करूंगा, बस CO2 की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा कि आप अगर ये मतलब क्या कहते हैं एक्सटिंग्विशर होता है, तो एक्सटिंग्विशर होता है तो इसका मतलब कि अगर आग के सामने लेके जाऊंगा तो आराम से मतलब क्या कहते हैं ये हो जाना चाहिए। तो देखो आग बुझ गई थी इसमें, है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो जब इसका ये पूरा फूल जाएगा, तो अगर तुम उसको देखो तो इसमें कहीं ना कहीं लिक्विड जैसा मटेरियल भी ऊपर ऊपर थोड़ा सा निकल कर आ गया है। तो वो तुम्हारा कहीं ना कहीं वो है, वो बता रहा है कि एथेनॉल इसमें डाइजेस्ट, एथेनॉल इसमें आ रखा है, ये है ना। तो इसको हमने एक्सटिंग्विश करके भी बड़े आराम से बता दिया है ना ये। तो और भी देखो इस तरीके से प्रोसेस है ना ये। लेकिन इस तरीके के प्रोसेस में जो तुम्हारा एथेनॉल बना और ये सारी चीजें बनी, ATP एनर्जी उतनी नहीं बन पाई जितनी उसको बननी चाहिए थी। तो इसमें तुम और अच्छे से देख सकते हो कि हाँ कैसे वो बाकी अपने एनर्जी बनाकर अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, रीग्रो करेगा, ये सब करेगा ना। तो देखना, ईस्ट जो होता है, ईस्ट फैलने लगता है, तो फैलेगा तो तभी ना जब उसको मतलब बेसिक प्रोसेस मतलब रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो भाई वो फैलेगा तभी ना जब वो मतलब उसको ताकत मिल रही होगी। ताकत कहाँ से मिली, शुगर से मिल गई, चलो ठीक है भाई, ताकत मिल गई, शुगर से मिल गई, लेकिन ठीक है, लेकिन वो रेस्पिरेशन करना चाहिए ना, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। तुमने बोला नहीं नहीं भैया ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है उसको, उसको बिना ऑक्सीजन के भी हो जाता है। अच्छा ले भाई मैंने कर दिया। तो फिर बाद में मैंने देखा कि ऑक्सीजन की डिमांड क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि भैया एक तो छोटा हो रखा है, यूनिसेलुलर हो रखा है, तो इसको ज्यादा सेल की रिक्वायरमेंट मतलब कि इसको मतलब ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, मतलब कि ATP एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी वजह से अपने अपने इसने अपने साथ क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्रेब्स साइकिल में इतने ज्यादा ATP मॉलिक्यूल्स नहीं बनाने के लिए बोला, ताकि मतलब बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे भी ये हो जाए। तो मुझे बताओ एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ हाँ। आ गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि जो इंसान तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन करता है वो कभी तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन कर ही नहीं सकता है, नहीं कर सकता है। वो बॉडी सोचती है कि यार देखो अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है ना, ज्यादा एनर्जी मिल रही है, आप ज्यादा काम कर सकते हो। लेकिन आप ज्यादा फिजिकल वर्कआउट करने लगो, ज्यादा ज्यादा तेज तेज काम करने लगो, तो फिर बॉडी क्या करती है, भाई ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, एनर्जी अभी भी रिक्वायरमेंट है, एक काम कर बिना ऑक्सीजन की एनर्जी बना। तो बिना ऑक्सीजन की एनर्जी बनाने की कोशिश करेगा 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 करेगा, लेकिन उतनी नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि केवल दो ही एनर्जी बना पाएगा। लेकिन साथ साथ में तुम्हारा ये एथेनॉल को इकट्ठा करता रहेगा करता रहेगा। और अगर मान लो कि एथेनॉल ज्यादा इकट्ठा हो गया तो बाद में यही तुम्हारा क्रैम्प्स दे जाएगा, क्या दे जाएगा, क्रैम्प्स दे जाएगा। तो तुमको मौच सी आएगी, एकदम सी वो सब आएगी। और ये तुम्हारी ज्यादा तुमको मतलब तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि तुम्हारे सेल को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ATP एनर्जी ज्यादा चाहिए, लेकिन ATP एनर्जी बना नहीं पा रहा, क्यों नहीं बना पा रहा, क्योंकि तुम दौड़ रहे हो।
दौड़ रहे हो तो चलो ठीक है, जितनी तुम्हारा हार्ट जितना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करा सकता था उतना उसने कराने की कोशिश की, लेकिन उतना करा नहीं पाया। तो सर ने क्या बोला कि ठीक है यार, जब तक तू ऑक्सीजन भेज रहा है तब तक एक काम कर, तू बिना ऑक्सीजन के भी सप्लाई कर, बिना ऑक्सीजन के भी मतलब क्या कहते हैं रेस्पिरेशन कर। तो उसने किया, लेकिन वो उतना कर नहीं पाया। इसकी वजह से धीरे 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 तुम्हारा लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होता गया होता गया होता गया, और जैसे ही ज्यादा हुआ तुरंत तुम्हारे मसल्स क्रैम्प आए, और मसल्स क्रैम्प आने के बाद तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुरंत तुमको मौच आ गई, ये सारी चीजें आई। मौच स्प्रेन होता है, क्रैम्प्स अलग होता है। इस चीज को याद रख लेना ये। और अगर आपको इसी चीज को अगर स्लो डाउन करना है, आपको फिर से उसी जगह ऑक्सीजन डिमांड पहुंचानी है कि आपका लैक्टिक एसिड हट जाए, डाइजेस्ट हो जाए, फिर से आराम से हो जाए, तो आप वाटर बाथ लो, अच्छा है ना, ये सारी चीज लो। तभी ये देखो, ये है ना, ये चीता है, ये एक लिमिट तक ही दौड़ेगा। क्यों दौड़ेगा? क्योंकि उसको ज्यादा रिकमेंड की जरूरत है। लेकिन अगर इसके बॉडी में अगर मान लो कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया तो उसको क्रैम्प आ जाएगा, और जब इसको क्रैम्प आ जाता है ना तो काफी बार ये लोग मर भी जाते हैं। इसी वजह से केवल उतना ही दौड़ते हैं कि अगर उतने में अगर ये पकड़ ले गए, अगर बॉडी ज्यादा तुम्हारे लैक्टिक एसिड का अकुमुलेशन ना कर पाए। तो देखो लैक्टिक एसिड का अकुमुलेशन इसको हो गया होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर रुक गया। क्यों रुक गया? कि ताकि इसको क्रैम्प ना आए उस जगह, मतलब क्या कहते हैं, फूड डाइजेस्ट हो जाए, मतलब जो भी एनर्जी है वो डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेस्ट होने के बाद वो चीजें हो जाए, है ना। तो अगर आपको इन चीजों से बचना है तो फिर क्या बचना है, जल्दी रिकवर करना है, लैक्टिक एसिड को जल्दी रिकवर करना है, तो फिर एक आप काम कर सकते हो, गर्म पानी से मस्त नहाओ ऐसे। तो मुझे बताओ, अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ अभी आ गया। आ गया ना? तो ये मैंने केवल रेस्पिरेशन के बारे में मैंने तुमको बस केवल बताया है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन करोगे तो ऐसे होगा, एनोरोबिक रेस्पिरेशन करोगे तो ऐसा केस होगा। अब प्लांट कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन करता है वो तुमको समझना पड़ेगा, है ना, कि वो 3 तरीके से करता है, रूट से करता है, तुम्हारा स्टेम से करता है, इन सब से करता है। बस फिर तुम्हारा एनिमल कैसे रेस्पिरेशन करता है, तो एनिमल के 2 कंडीशन, अमीबा कैसे रेस्पिरेशन करेगा, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक तुम्हारा मतलब एनिमल में अमीबा कैसे करेगा, और प्लांट पे मैंने उसके बारे में बताया था, जैसे मान लो कि फिश के बारे में बताया था, है ना, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसके बारे में, इंसेक्ट्स के गिल्स बारे के में थ्रू। बताया। हाँ, इन सब के थ्रू बताया था। तो इनके थ्रू तुम्हारा ये रेस्पिरेशन करने की कोशिश की थी। तो पहले छोटा छोटा बताया था, बाद में फिर एनिमल में फिर मैंने तुम्हें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ये सारी चीजें फिर मैंने उनको लेकर गया था। तो पहले मुझे तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो मैंने आज थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। हाँ भैया इतना ही ठीक है। आ गया? चलो वेरी गुड।